नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भाविन परमार है और मैं क्वेस्ट क्लिनिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये एक लाइव वेबिनार है। सबसे पहले हमारे आज के मार्गदर्शक डॉक्टर सुशांत शिंदे जी हमें जोड़ों के दर्द और उस पर उपलब्ध उपचार के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप उस सवाल को चैट बॉक्स में टाइप करके मुझ तक भेज सकते हैं। मैं उन सवालों को एक-एक करके डॉक्टर सुशांत शिंदे जी को पूछूँगा। चैट बॉक्स अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ आपको 3 डॉट दिखेंगे। उस डॉट पर क्लिक करने से आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन नज़र आएगा और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है, तो आपको स्क्रीन के नीचे की तरफ ही चैट बॉक्स चैट करके एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर सुशांत शिंदे जी को बुलाने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर सुशांत शिंदे एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर है, जो पिछले कई सालों से आर्थराइटिस और उससे जुड़ी बीमारियों में कार्यरत है। उन्होंने अपनी एमडी मेडिसिन की पढ़ाई भारत के एक नामांकित इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली से की है। डॉक्टर होने के साथ-साथ डॉक्टर सुशांत एक मेडिकल एजुकेटर भी है। उन्होंने हिंदुस्तान के कई डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया है और डॉक्टर होने के साथ-साथ वह समाज के प्रति अपनी सेवा भी बखूबी निभाते हैं। ग्रामीण विस्तार में स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए वह अपने फाउंडेशन रामवर्धनी हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा कार्यरत है। इतना ही नहीं तो उन्होंने एक प्रेरणा प्रकल्प की भी शुरुआत की है। इस प्रकल्प द्वारा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में। तो आइए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुशांत शिंदे जी को। डॉक्टर सुशांत, अ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें जोड़ों के दर्द और उस पे उपलब्ध उपचारों के बारे में हमें आज मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। So, thank you, Dr. Bhavin, for the kind introduction. Yeah, so सभी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग के लिए वी हैव क्लोज टू 100 पीपल हु हैव ऑलरेडी जॉइंड इन। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पिछला कुछ समय जो गया है, द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, ये सभी लोगों के लिए काफी टफ रहा है। सो आई एम श्योर कि जस्ट अ मिनट। सो आई एम श्योर कि पिछले कुछ समय में जो स्ट्रेस रहा है, उसके वजह से बहुत लोगों को परेशानी रही है। एंड इस टाइम काफी पेशेंट्स आर्थराइटिस जिनको पहले से डायग्नोसिस था, उनके हेल्थ में डिटेरियोरेशन हुआ है, ये हम देख रहे हैं। एंड काफी नए पेशेंट जिनको पहले आर्थराइटिस शायद नहीं था, वो अब डायग्नोस हो रहे हैं। सो इस बैकग्राउंड में हमने सोचा कि व्हाई नॉट हैव अ वेबिनार। ये पिछला हफ्ता वर्ल्ड आर्थराइटिस डे था, तो इसी के मद्देनजर हमने सोचा है कि वी विल हैव दिस वेबिनार नाउ। आज की जो आइडिया है वो ये है कि मैं ऑफ कोर्स बात तो मैं करूंगा, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कोई लेक्चर दूं जिसपे मैं सारी चीजें आर्थराइटिस की बताते जाऊं। रादर मैं ये चाहूंगा कि जो आपके सवाल है, जितना हो सके मैं उन सवालों का जवाब दूं। एक बात बिफोर आई स्टार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपके पर्सनल कंसल्टेशन अभी करूं। मैं देख रहा था पार्टिसिपेंट्स में काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले भी मिल चुके हैं या मुझसे कंसल्ट कर चुके हैं, तो आप मुझे ऑलरेडी जानते हो। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, या तो वो रिलेटिव्स हैं पेशेंट्स के या नए पेशेंट्स हो सकते हैं। तो कंसल्टेशन इस प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए पॉसिबल नहीं। सो मैं बस चाहूंगा कि हम उस चीज को ध्यान रखें, पर्सनल इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें। बट आपके जो भी सवाल रहेंगे, जैसे डॉक्टर भाविन ने कहा, प्लीज पुट देम अप एंड आई वुड लाइक टू टेक दोस क्वेश्चंस। मैं आगे का सारा डिस्कशन मेजॉरिटी हिंदी में करूंगा। ऑफ कोर्स बीच में इंग्लिश शब्द आएंगे, एंड अगर किसी को जरूरत लगे कि हम मराठी में भी बात करें, तो ये दो लैंग्वेजेस हिंदी और मराठी, इनमें मैं बात कर सकता हूँ। सो आई कैन ऑफ कोर्स उसमें मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर आपको लगे कि आपको जो सवाल आप हमें भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, अगर आपको लगे कि उस सवाल का जवाब मुझे स्पेसिफिकली मराठी में या हिंदी में देना चाहिए, तो आप प्लीज आगे वो लैंग्वेज भी मेंशन कर दीजिए, सो दैट आई नो कि इसका जवाब मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में रिप्लाई करना है, राइट?
ओके, सो सबसे पहली बात, बिफोर आई स्टार्ट ऑन टू व्हाट इज आर्थराइटिस, एक एक चीज जिसके लिए मैं हमेशा के लिए थैंकफुल रहूंगा, वो है मेरा एजुकेशन। कि जहां पर मैंने, डॉक्टर भाभी ने अभी मेंशन किया कि मेरा एजुकेशन एम्स न्यू दिल्ली में हुआ था। एम्स न्यू दिल्ली या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये हमारे देश के टॉप इंस्टीट्यूट में माना जाता है। एंड मैं कहूंगा ये मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां पर कुछ बहुत ही टॉप के हमारे जो डॉक्टर्स हैं इंडिया के, आज उनके नाम आप न्यूज चैनल्स में भी देखते हो, वो मेरे टीचर्स हैं। और मैं हमेशा के लिए थ्रू आउट माई लाइफ शुक्रगुजार रहूंगा कि वो मेरे टीचर्स थे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, एंड जिनके वजह से रूमेटोलॉजी इस ब्रांच में मेरा इंटरेस्ट बना और आज मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। एंड इट इज रियली, ये ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता, जिस वजह से पेशेंट्स भी बहुत बहुत बार सफर करते हैं। एंड ये ब्रांच इंडिया में एस्टेब्लिश होने में एम्स का बड़ा हाथ रहा है। एंड आई वुड अगेन से थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, जहां पर भी वो है, उनके वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। एंड विद दैट बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट कि हम जब आर्थराइटिस की बात करते हैं, हम जब जोड़ों की बीमारी की बात करते हैं, तो क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम उसको डायग्नोज करते हैं एज डॉक्टर्स। बट मेरा मैक्सिमम फोकस इस पे रहेगा कि एज पेशेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एंड एज पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे सामने क्या अवेलेबल रहते हैं। सो आपके सवालों के जवाब मैं कहूंगा कि आज से अभी से कुछ एक 15 मिनट तक शायद मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद आपके सवाल एक वन बाय वन वी कैन स्टार्ट टेकिंग, राइट। ये 4 चीजों पे मैं आज अभी बात करना चाहूंगा। एक की आर्थराइटिस अगर है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दूसरा, अगर आर्थराइटिस है तो आपके डॉक्टर्स उस आर्थराइटिस को या जोड़ों की बीमारी को डायग्नोज कैसे करते हैं, बिकॉज जोड़ों की बीमारी एक नहीं है, लगभग 100 प्रकार हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हैं, खाने में कोई चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, बाकी कुछ और चेंजेस करने हैं, कोई चीज नहीं खानी है, ये सारे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उस पे साइंस क्या कहता है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एंड ऑफ कोर्स साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स आज कौन सी है, उनमें से कौन सी ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल है। लगभग सारी ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल है, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये क्या ट्रीटमेंट्स है और इन ट्रीटमेंट्स को आप तक कैसे पहुंच सकते हैं और आप कैसे उनका फायदा ले सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो अगर हम आर्थराइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो आर्थराइटिस, ब्रॉडली आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों की बीमारी। अब अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, जोड़ मतलब 2 हड्डी के बीच की जगह, तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो देयर इज अ गुड चांस कि इस व्यक्ति को आर्थराइटिस है। बट एज डॉक्टर्स हम और भी चीजें जानना चाहते हैं कि बहुत पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द होता है, बट जोड़ों में अंदरूनी कोई जख्म, इन्फ्लेमेशन होने के सिम्टम्स नहीं होते। तो इसलिए हम जब सवाल पूछते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम पेशेंट से इन पर्टिकुलर सवालों पे ज्यादा फोकस करें। तो अगर जोड़ों की बीमारी है तो एक बड़ा बड़ा सेक्शन जोड़ों की बीमारी का होता है जो उम्र के हिसाब से होती है। जिनकी उम्र 55 टू 60 से ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा है, जिनको शायद जोड़ों में पहले कोई इंजरी हो चुकी है, पास्ट में गिर चुके हैं या एथलीट थे तो स्पोर्ट्स के वजह से कोई इंजरी हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को उस जोड़ में धीरे धीरे करके जो जोड़ है वो घिसते जाता है, जिसको हम डीजनरेशन कहते हैं, और उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब मैं ये वर्ड जोड़ यूज करता हूं तो मैं चाहूंगा कि आप और मैं, हम दोनों की समझ इस शब्द के बारे में सेम हो। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी। जो मैं कहता हूं कि जोड़ है, तो जोड़ मतलब 2 हड्डी के बीच की जगह। अगर मैं हड्डी को ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा ये रही एक हड्डी, एक बोन, और ये रहा दूसरा बोन जो नीचे की तरफ है। ये दोनों के बीच में जो जगह है ना, ये जगह है जोड़। बट ये जगह खाली नहीं है, ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। हमारी बॉडी ने बहुत अच्छे से इसके अराउंड एक कैप्सूल बना रखी है। कैप्सूल मतलब इस जोड़ को एक कवरिंग है, आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक लेयर इसके ऊपर बनी हुई है। और इसके अंदर की स्पेस को, इस कैप्सूल के अंदर की स्पेस को हम जॉइंट स्पेस कहेंगे। बट ये दोनों हड्डियां जब मूव करेंगी, जैसे मेरी उंगली अभी मूव कर रही है, तो ये हड्डियां मूव करेंगी तो घिसे नहीं, तो इनके ऊपर एक स्मूथ लेयर है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। एक बड़ी अच्छी सी परत बनी हुई है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। दोनों तरफ बनी हुई परत है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। बट अगर ये जोड़ है तो इसको खाना भी तो पहुंचना चाहिए। हर हर चीज जो है हमारे शरीर में, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है।
तो ऑफ कोर्स खाना नहीं पहुंचेगा पर न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो ये न्यूट्रिशन पहुंचने का काम जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा बाजू में ब्लड सप्लाई होता है, जिसको एक लेयर कहते हैं हम साइनोवियम। एक साइनोवियम नाम की एक हल्की सी परख होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है और यहाँ से फ्लूइड आता रहता है। फ्लूइड का मतलब, अब जब मैं फ्लूइड ये शब्द इस्तेमाल करता हूं तो पानी नहीं, बट साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं हम। ये साइनोवियम में लाल रंग की परख है जिसमें से एक पानी हमेशा आता रहता है जो इस जॉइंट स्पेस को लुब्रिकेट करता है। तो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जॉइंट में पानी भर गया है, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जॉइंट सूख गया है, अलग अलग शब्द हम कहते हैं। तो नॉर्मली भी हमारे सारे जोड़ों में, जैसे कि घुटना हुआ या रिस्ट हुई, ये जोड़ हुए, इनमें एक हल्का सा थोड़ा सा लेयर ऑफ पानी है जो वहां पे ल्यूब्रिकेशन मेंटेन करता है, उसको स्मूथ रखता है, वहां तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अब ये रहा जोड़ का नॉर्मल स्ट्रक्चर। बट अगर किसी व्यक्ति को उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, पुरानी इंजुरी की वजह से इस जोड़ में इंजुरी शुरू हो, ये जोड़ जो है अंदर से घिसना शुरू हो जाए, तो वो जो मैं कह रहा हूं घिस जाएगा, वो ये लेयर घिस जाएगा। मैं एक बॉक्स बना के दिखाना चाहूंगा कि ये जो भाग है, ये भाग अगर घिसना शुरू हो जाए उम्र के हिसाब से, तो होगा ये कि ये दोनों जोड़ के बीच की गैप, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि गैप कम हो गई। गैप कम हो गई मतलब क्या, कि ये जो जगह है वो हमें एक्सरे में दिखाई देगा कि दोनों हड्डियां एक दूसरे को चिपक गई। ये खासकर घुटने में होगा। जब दोनों हड्डियां एक दूसरे को एक्सरे में दिखेगा चिपक रही है और घिस रही है, तो हड्डियों का आकार बदलने लगेगा, हड्डियां इस तरह से ग्रो करने लगेंगी बाजू में। तो अगर आप व्यक्ति को देखेंगे तो उनके पैरों का आकार बदलने लगेगा। अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति के पैर, अगर मैं ये कहूं ये हिप जॉइंट है, ये घुटना है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये उसके पैर है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हिप से लेके घुटने तक पैर सीधा है, घुटने से लेके हमारे पांव तक नीचे पैर सीधा, और ये रहे आपके पांव। बट अगर किसी को यहां पर इस जोड़ में इस तरह की ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हो रही है, तो यही पैर कुछ इस तरह दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये रहा आपका हिप जॉइंट, बट ये आगे घुटने पास जो एक दूसरे को टकराने लग गए, और उसके वजह से जो पैर है उसका भी आकार बदलने लग गया। इस टाइप की बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस या ओए, ये बीमारी उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, पुरानी इंजुरी के हिसाब से होनी शुरू हो जाती है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस ये बीमारी बहुत बार आफ्टर 60 हमें दिखाई देती है। जिन लोगों में से, आप में से जिन लोगों को ये बीमारी है, अब ये बीमारी बहुत लोगों को होती है, ये उम्र के साथ बढ़ती जाती है। आप में से जिन लोगों को ये बीमारी है या इसकी शुरुआत हुई है, मेरी एडवाइस बहुत सिंपल रहेगी, ये उम्र का हिसाब है, बट हम उम्र को तो रिवर्स नहीं कर सकते, बट हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो जब मैं लाइफस्टाइल के सेक्शन पे बात करूंगा कि कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाए, तब बहुत मेरा फोकस ऑस्टियोआर्थराइटिस पे है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस पे दवाइयां नहीं है। एक बार अगर मेरा घुटना घिस गया तो उसके बाद उसको रिवर्स करके सीधा करने वाली दवाई नहीं है, उसके ऊपर मेजर ट्रीटमेंट सर्जिकल है। तो अगर आपने सुना होगा कि आर्थराइटिस में ऑपरेशन लगता है, तो आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का सुना है। अब मैंने कहा 100 टाइप के आर्थराइटिस हो सकते हैं, हर एक को कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, तो हर एक को ऑपरेशन की जरूरत नहीं। तो दूसरे टाइप कौन से, एक बड़ा सेक्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, पर दूसरे टाइप की आर्थराइटिस है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अपने आप में कई सारे प्रकार है, और अभी जब मैं आगे बात करना चाहूंगा तो बहुत सारी मेरी बात इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पे रहेगी। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसके अलग लक्षण होंगे। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसकी ट्रीटमेंट्स मेडिकल होंगी, मतलब इनमें दवाइयां है, दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आगे होने वाले डैमेजेस को रोका जा सकता है। तो क्या लक्षण है इस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के? सबसे पहली बात, ये बहुत उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये अगर देखा गया तो यंग लोगों में ज्यादा देखने वाली बीमारी है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जब मैं कहता हूं यंग, तो इसकी शुरुआत बहुत बार 20 और 40 साल की उम्र के बीच में होती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की शुरुआत 20 और 40 इयर्स के बीच में देखी जाती है। क्योंकि ये यंग उम्र में देखा जाता है, तो बहुत बार लोग कहते हैं अरे बुढ़े हो गए हो क्या। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमें बताते हैं कि बहुत बार कोई लेडीज को ये बीमारी है तो वो कहते हैं कि हमारी सास से तो हम ज्यादा बुढ़े लग रहे हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, बट इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, ये उम्र के हिसाब से नहीं है, ये इनफैक्ट यंग लोगों में होने वाली बीमारी है। ये बिल्कुल 2 साल के बच्चे को भी हो सकता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, और 60 साल के बाद भी किसी को हो सकता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, बट 20 और 40 के बीच में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस क्या एक ही बीमारी है? नहीं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में भी अलग अलग टाइप है। उसमें से 2 टाइप सबसे बड़े हैं, जिनके नाम शायद आपने सुने भी हो। एक
जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमा इस शब्द का ओरिजिन जो हुआ है उसका मतलब है खून में बहने वाला। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज हम वैसे नहीं मानते, बट जब इस बीमारी को नाम दिया गया था तब सोचा जाता था कि ये खून में बहने वाली कोई बीमारी है जो अलग अलग जोड़ों में बह रही है, इसलिए इसमें मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं भी इसके बारे में 2 मिनट में आपको बताऊंगा। दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एएस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी। सो 2 बड़ी बीमारियां, एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसी के साथ कुछ और बीमारी है जिनमें इनके फीचर्स होंगे, कुछ रूमेटॉइड के फीचर्स होंगे, किसी में कोई एंकिलोजिंग के फीचर्स होंगे, और कई सारे नाम है। मैं कुछ नाम लूंगा, हो सकता है आप में से कुछ जो सुन रहे हो उनको इसके इन बीमारियों के डायग्नोसिस के नाम सुने होंगे, जैसे कि SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये भी एक जोड़ों की बीमारी है, बट सिर्फ जोड़ों में नहीं रहती, इसमें और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे स्किन में सिम्टम्स हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में सिम्टम्स हो सकते हैं। जोग्रेन सिंड्रोम या शोग्रेन सिंड्रोम जैसे इसको प्रोनाउंस करें, SJOREN, शोग्रेन सिंड्रोम, ये बीमारी भी जोड़ों में हो सकती है, बट साथ में आंखों में और मुंह में सूखापन इन सिम्टम्स के साथ आती है। वैस्क्यूलाइटिस, आपने शायद ये नाम सुना हो, तो वैस्क्यूलाइटिस ये बीमारी अलग अलग भाग में हो सकती है, बट इसमें भी जॉइंट पेन साथ में आ सकता है। और कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे गाउट, जो यूरिक एसिड से संबंधित बीमारी है, उसमें भी जॉइंट की बीमारियां हो सकती है। वो ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं करती, उसमें क्रिस्टल्स नाम की एक तकलीफ होती है। अगर आज टाइम परमिट हुआ तो आई माइट टच ऑन दैट, बट अगेन उसमें और एक अपने कुछ सवाल रहेंगे, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम ड्यूरिंग लाइफस्टाइल। तो इस तरह के अलग अलग बीमारियां रूमेटोलॉजी में आती है, बट 2 ब्रॉड सेक्शंस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जब मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहता हूं तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स आपको शोग्रेन सिंड्रोम, SLE, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, वैस्कुलाइटिस, ऐसे में इनके बहुत सारे सिम्टम्स मैच करेंगे। तो मैं रूमेटॉइड जब कहूंगा तो मैं बहुत सारी चीजों की इकट्ठा बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले रूमेटॉइड की बात करते हैं। अगर रूमेटॉइड किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हुई है तो क्या सिम्टम्स इन पेशेंट्स को शुरुआत में होंगे, क्या सिम्टम्स बाद में आएंगे, क्या सिम्टम्स आगे जाके हो सकते हैं। सबसे पहले जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तकलीफ शुरू होगी वो हमें यह समझने की जरूरत है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब है बीमारी यहां नहीं शुरू हुई। तो मैं इसको थोड़ा रब करने की कोशिश करता हूं। ये नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आई एम सॉरी, शायद मुझसे रब नहीं होगा, तो आई विल रादर गो ऑन ड्राइंग ऑन दिस। बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो है वो इस लेयर में शुरू हुई। ये जो हमने कहा था हल्का सा साइनोवियम है, जिसका काम, अगर आपको याद हो मैंने 5 मिनट पहले कहा, इसका काम है नॉर्मल न्यूट्रिशन पहुंचाना। बट इसके अंदर अगर इंजरी शुरू हो जाए तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ये साइनोवियम जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसके वजह से इससे आने वाला जो फ्लूइड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपका जो जॉइंट है उसमें बहुत सारा पानी आना शुरू हो गया। अगर जॉइंट में पानी आएगा तो याद रखिए बाजू में कैप्सूल है, वो कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगी और आपको बाहर से देखने में दिखेगा कि ये जॉइंट जो है ये सूज गया है। अगर आप इन पेशेंट्स को, अगर आपको ये तकलीफ है तो आपको दिखेगा कि सुबह उठने पे जॉइंट जो है खास करके हाथों के ये सूजे हुए दिखते हैं, कभी कभी रिस्ट सूजा हुआ दिखता है, कभी घुटना सूजा हुआ दिखता है, क्योंकि अंदर साइनोवियम ग्रो कर रहा है और वो पानी जो है एक्स्ट्रा सीक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से कैप्सूल तन रही है और वो दर्द हो रहा है। तो इसके पहला लक्षण होगा जॉइंट सूज जाना, साथ में जोड़ों में ऑफकोर्स दर्द शुरू हो जाना। एक खासियत है इसकी कि जब हम सुबह उठे, जब पेशेंट सुबह उठते तो उस समय वो जॉइंट सबसे ज्यादा तने हुए रहते, सबसे ज्यादा उनमें दर्द रहता है, क्योंकि रात भर मूवमेंट नहीं हुई थी। तो जो वहां से क्लियर हो सकता था फ्लूइड वो क्लियर नहीं हुआ, वो जम गया। वहां पे जो केमिकल्स बन रहे थे, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे TNF कहते हैं उसे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इस तरह के केमिकल्स अंदर बन रहे हैं और उसकी वजह से वो सारा जॉइंट जो है वो और ज्यादा तना हुआ है। तो बहुत पेशेंट्स महसूस करते हैं कि सुबह उठने के बाद आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक, कभी कभी 4 घंटे तक जॉइंट जो है इतने स्टिफ हो चुके हैं कि मुट्ठी बंद करना मुश्किल हो रहा है। ये अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आप में से जिनको आर्थराइटिस ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, याद रखिए इस सिम्टम पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका मॉर्निंग स्टिफनेस बढ़ने लगे तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में आपका आर्थराइटिस और बढ़ने वाला है, तो पहले ही अपने डॉक्टर्स को कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी डायग्नोस नहीं हो एज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बट आपको मॉर्निंग स्टिफनेस शुरू हो चुका है, तो दैट इज अ गुड टाइम टू मीट योर डॉक्टर।
तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने के साथ ही हाथ के जोड़ बंद करने में हाथ मुट्ठी में दर्द होना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का। ये एसएलई में भी हो सकता है, ये शोगरेन में भी हो सकता है, ये वास्कुलाइटिस में भी हो सकता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। साथ ही साथ क्योंकि ये जोड़ों में अंदर से अब इंजुरी शुरू हुई है, इस अंदरूनी इंजुरी का नाम है इन्फ्लेमेशन। हम मेडिकल लैंग्वेज में इस अंदरूनी इंजुरी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन इस शब्द को अगर हम डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट करें तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है आग लगना। तो वो जोड़ ऐसे बिहेव करता है जैसे उसमें आग लग गई। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि अंदर आग लगी है, बट इतनी ज्यादा इंजुरी हो रही है कि महसूस हो रहा है जैसे आग लग रही है। तो वो जोड़ अगर आप हाथ लगाएंगे तो गर्म महसूस होगा। छोटे जोड़ों में बहुत बार ये नहीं पता चलता, बट बड़े जोड़ में इतना इन्फ्लेमेशन होता है कि वो हाथ लगाने पे गर्म महसूस होता है। बाकी शरीर से वो जोड़ में गर्म महसूस हो रहा है। वो जोड़ लाल दिखेगा आपको। हो सकता है कि वो जोड़ सूजा हुआ है और उसके साथ उसको अगर आप हाथ लगाने की कोशिश करो, जरा सा टच भी हो जाए तो बहुत दर्द कर रहा है। तो ये सारे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर आग लगी हुई है, तो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देके बुझाया जा सकता है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई बहुत बहुत बेहतरीन काम करेगी। बट इन्फ्लेमेशन का मतलब आग है। अगर किसी घर में आग लगी हुई है, अब ये घर कौन सा है, ये जो मैं कैप्सूल कह रहा हूं ये घर है। इस पूरे घर के अंदर अब तना हुआ है, ये जो है यहाँ पे आग लगी हुई है, यहां से जो इन्फ्लेमेशन फैले जा रहा है, अगर मैं इस इन्फ्लेमेशन को फैलने दूं तो धीरे धीरे करके ये इस जोड़ को खाना शुरू करे। अगर इसने जोड़ को खाना शुरू किया तो याद कीजिए यही स्टेज आने वाला है जिसको हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा। अब इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कहेंगे, ये स्टेज अगर हमने इस आग को नहीं बुझाया, अगर हमने इस जलन को, इस अंदर के तकलीफ को नहीं बंद किया, तो कुछ सालों में, ऑन एन एवरेज हम देखते हैं 5 साल के बाद ये तकलीफ शुरू होती है कि अगर 5 साल तक इसके उपचार सही नहीं किए गए तो ये जोड़ों को खाना शुरू करके आगे जाके जॉइंट का आकार बदल सकते हैं। और एक बार जॉइंट के आकार बदल जाए, उस बार हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं कहते, बहुत बार हम उसको कहते हैं डिफॉर्मिटीज। तो जिन व्यक्तियों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शोगरेन और अलग अलग बीमारी है, रूमेटॉइड में सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटीज देखी जाती है, तो अगर इन्फ्लेमेशन को टाइम रहते नहीं बंद किया तो वो आग जो लगी है जोड़ों में, उस जोड़ को नष्ट कर देगी। याद रखिए, एक बार घर जल गया ना, उसके बाद पानी डाल के मतलब नहीं है। अगर घर में आग लगी हुई है तो तभी पानी डाल के उसको बुझाना, ये लॉजिक है। आप उसको 10 साल बाद कहोगे कि अब घर जल चुका है, अब पानी डाल के देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब उस घर को बदलना ही पड़ेगा, तब शायद सर्जरी ऑप्शंस ही रहेंगे, वो भी सारे जोड़ों के लिए अवेलेबल नहीं है। सो हमारे लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम जब देखते हैं तो टाइम बहुत मैटर करता है, कितने जल्दी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट शुरू हुई। और आज साइंस कहता है कि अगर पहले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, आप सोचेंगे 6 महीने से लेके 1 साल, ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बट शायद आपके एक्सपीरियंस में आपको भी पता हो और बहुत लोग आगे भी आपको मिलेंगे ऐसे जिनको 6 महीने और 1 साल में ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि यही नहीं समझ आया कि ये बीमारी क्या चल रही है, डायग्नोसिस में ही देरी हो गई। मुंबई जैसे शहर में जहां आज मैं बैठा हूं, जहां पे यहां पर भी मैं देख रहा हूं आज पेशेंट्स का डायग्नोसिस होने में 2 से 4 साल मिनिमम लग रहे हैं। और जो पेशेंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं है, जहां रूमेटोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहां पे तो और देरी हो रही। सो आज जो हम मिले हैं, आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजंस इज टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। हम सबको पता होना चाहिए कि टाइम बहुत क्रूशियल है इस बीमारी में। अगर पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो हम पूरी तरह डैमेजेस को रोकने को भी पॉसिबली पूरी तरह डैमेज को रोक भी सकते हैं। देयर इज अ गुड चांस कि हम काफी हद तक इस बीमारी को बंद करने के करीब पहुंच सकते हैं, जिसको रेमिशन कहा जाता है, हम उसके काफी करीब पहुंच सकते हैं अगर इस ट्रीटमेंट्स को बहुत जल्दी शुरू किया जाए। इस आग को टाइम रहते बुझाना जरूरी है। अच्छा, ऐसी आग क्या एक ही जोड़ में लगी है? नहीं, रूमेटॉइड में ऐसी आग बहुत सारे जोड़ों में लगी हुई। तो किसी को हाथ में दर्द हो रहा है, किसी को हाथ के साथ कंधों में दर्द हो रहा है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, ये दर्द अलग अलग जगहों पे हो रहा है। तो इसलिए पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब सुबह उठ के अपना काम खुद कर पाना, नहाना, कपड़े पहनना ये खुद कर पाना। महिलाओं में अगर ये तकलीफ हो रही है तो सुबह उठ के टिफिन बनाना था, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद ऑफिस जाना है। बहुत सारी महिलाएं आज वर्किंग वुमेन है हमारी सिटीज में, अगर उनको ऑफिस जाना है तो ऑफिस का काम, घर का काम मैनेज कर पाना। घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो गेस्ट आने के पहले मुझे डर लगना, ये बहुत कॉमन बात हमारे सिम्टम्स, हमारे पेशेंट्स कहते हैं। ओवरऑल हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमारे महिलाओं पे बहुत ज्यादा घर का काम है।
डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब ऑफिस भी देखती है और घर का काम भी देखती है, और इसमें जब आर्थराइटिस साथ में आ जाता है तो घर पे कोई गेस्ट आने वाला है इससे भी डर लगना शुरू हो जाता है। दिवाली आ गई तो दिवाली के टाइम जो घर में खाना बनाने वाले, जो एक्स्ट्रा पकवान बनने वाले हैं, ईद आ गई तो उसके समय घर पे मेहमान आने वाले हैं। जो भी फेस्टिवल है उस फेस्टिवल्स को एंजॉय कर पाना, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये आर्थराइटिस बहुत बुरी तरह से हिट करता है। और एक मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा, आप में से शायद कुछ लोग पेशेंट्स नहीं, उनके रिलेटिव्स हो, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, मजेदार नहीं है, बहुत एक्चुअली डरावनी सी बात लगती है मुझे, बट इंटरेस्टिंग, मैंने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये, कि पेशेंट्स को बाहर से देखते वक्त ना आपको पता नहीं चलता कि इनको कुछ हुआ है। जोड़ों में देखो, ये जोड़ सूज गया, अब किसी का हाथ में क्यों देखूंगा? बहुत बार तो रिलेटिव्स को भी नहीं दिखाई देता कि हाथ सूजे हुए। पेशेंट्स को भी थोड़ा टाइम में लगता है शायद मेरे हाथ ऐसे ही थे, क्योंकि ये बीमारी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है। तो बहुत बार पेशेंट्स को जो तकलीफ हो रही है बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल दिखाई देता है ये तो 30 ईयर ओल्ड नॉर्मल सी औरत है, इसको क्या तकलीफ हुई, ये 30 ईयर ओल्ड मैन है, इसको क्या तकलीफ है। तो धीरे धीरे ना फैमिली सपोर्ट जाने लगता है। तो जो फैमिली मेंबर्स इसको सुन रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बीमारी सच में है, इस जोड़ के अंदर सच में इंजुरी है। भले ही आपको ये ब्लड टेस्ट में ना दिखे, भले ही आपको और कहीं ना दिखे, एक्सरे नॉर्मल आ जाए, बट अगर पेशेंट्स कह रहे हैं कि हमें दर्द है, तो मैं तो पूरी तरह विश्वास रखूंगा कि पेशेंट्स में हाँ सच में दर्द है। और ये दर्द छोटा मोटा नहीं है। जब मैं पेशेंट्स को पूछता हूँ कि 0 से 10 के स्केल में बताओ दर्द कितना है, 0 मतलब बिल्कुल दर्द नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा दर्द है, इतना कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैक्सिमम पेशेंट्स कहते हैं कि पेन ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 है। दिस इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इतने पेन के साथ लोग सालों तक रह रहे हैं, बिकॉज सिंपली बिकॉज अवेयरनेस नहीं। जबकि आज आप इंटरनेट पे अगर देखोगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गूगल के खुद के रिपोर्ट्स के हिसाब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज वर्ल्ड में सर्च किए जाने वाले दो बीमारियां सर्च होती है गूगल पे, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस चौथे नंबर पे आता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि आज गूगल के सारे सर्चेस में चौथे नंबर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम है। और फिर भी हमारे पेशेंट्स इतने टाइम तक सफर करते रहे, और धीरे धीरे करके अगर ट्रीटमेंट्स ना हो तो डिफॉर्मिटी की तरफ जाते हैं। बट आज हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, साइंस में ऐसी ऑप्शंस है जिनको अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो हम डिफॉर्मिटीज को होने से रोक सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ बैक टू नॉर्मल रिटर्न कर सकते हैं, राइट? सो विल टॉक अबाउट दैट एज वी गो। एक बड़ा सेक्शन जिसकी मैंने अभी बात की है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप इन फोटोग्राफ्स को देख के ना डरे, बिकॉज ये फ्यूचर है, ये डिफॉर्मिटीज है जो हाथ में होते हैं। इसको रोका जा सकता है जब जॉइंट्स के अंदर इरोजन्स होना शुरू हो जाते हैं, इसको रोका जा सकता है, राइट? और इसी को रोकने के लिए राइट ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। बट दूसरा बीमारी जिसके मैंने मेंशन किया वो था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने शायद क्लियरली कहा नहीं, ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, 20 और 40 के बीच में, पर ज्यादातर महिलाएं होती है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम देखते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये ज्यादातर हम पुरुषों में होते हुए देखते हैं। ये भी एक आर्थराइटिस का प्रकार है, बट ये थोड़ा अलग है। अब इसमें अलग क्या है? एक तो जैसे मैंने कहा पुरुषों में ज्यादा है, तो 10 में से 9 पुरुष होंगे जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये बीमारी एक जीन से एसोसिएटेड है, एक प्रकार का जीन शरीर में होता है जिसको कहा जाता है, या जीन का अलील होता है जिसको कहा जाता है HLA-B27। कुछ लोगों ने शायद ये नाम भी सुना होगा, हो सकता है आपकी कभी ये टेस्ट भी हुई हो, ये हो सकता है आप जानते हो कि आपकी ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो HLA-B27 ये एक टेस्ट है। लेकिन आप में से जो भी सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली अभी कहना चाहूंगा, ये टेस्ट आप खुद से अपने आप पे कभी ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करें, बिकॉज इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है। नॉर्मल लोगों में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है, सो प्लीज डू नॉट डू इट योरसेल्फ। या आपके फैमिली मेंबर्स को है तो आप खुद से ना करें, ये मैं कह रहा हूं बिकॉज बहुत लोग इसका गलत मतलब ना निकाले। बट HLA-B27 ये प्रकार का जीन शरीर में होने की वजह से इससे संबंधित एक बीमारी शुरू होती है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब ये बीमारी अलग इस तरह से है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जोड़ अफेक्ट होते हैं वो हाथों में है, कंधों में है, पैरों में है, बट गर्दन या कमर में नहीं। बट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो तकलीफ है वो सबसे पहले कमर में शुरू होती है। आप बहुत बार देखेंगे यंग लड़के हैं 15 से 25 साल के बीच की उम्र के, जिनको कमर में दर्द शुरू हुआ।
इस कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें रीढ़ की हड्डी में कई सारे भाग है, इसमें एक भाग है जिसको हम सैक्रम और इलियम कहते हैं। सैक्रम मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। मैं कहता हूं जहां बंदरों में पूंछ निकलेगी, इंसानों में पूंछ नहीं है, पर जहां पूंछ निकलने वाली थी, जो वो लास्ट पार्ट है, वो है सैक्रम। हमारी कमर का सबसे निचला हिस्सा सैक्रम, और उसके बाजू में जो हमारा पेल्विक बोन है वो है इलियम। और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, जो हमारे बटक एरिया में आएगा, वो एरिया में दर्द शुरू होता है। सो बटक पेन जो कभी राइट में है, कभी लेफ्ट में है, कभी दोनों तरफ है, शिफ्ट कर रहा है, ऐसे टाइप के बटक पेन और लोअर बैक एक की शुरुआत होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस स्टेज में, जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का शुरुआती स्टेज है, तब एक्सरे में या बहुत बार एमआरआई में ये है सैक्रम। तो अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा ये है सैक्रम, जो हमारी हम एक्सरे अगर देखें तो ये भाग है सैक्रम, और इस भाग के बाजू में ये भाग है इलियम। ये जो यहां से भाग दिख रहा है ये है इलियम, और इन दोनों के बीच में ये जो जोड़ है, यहां पर सबसे पहले इंजुरी शुरू होगी। जहां पे आप एरो भी देखोगे वहां इंजुरी शुरू होगी। ऑफ कोर्स मैं टेक्निकल चीजें नहीं समझाना चाहूंगा, बट ये समझाना चाहूंगा ये करस्पॉन्ड करता है, इससे मिलता जुलता एरिया मतलब बटक है, लोअर बैक है जहां दर्द शुरू होता है। अच्छा, जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कहा, वैसे इस दर्द में भी मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत जरूरी सिम्टम है। मतलब सुबह उठते के साथ पेशेंट्स को स्टिफनेस फील होता है, सुबह उठते के साथ कमर अकड़ी हुई फील होती है। इस अकड़न को जैसे जैसे दिन जाता है, जैसे वो मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं, वो कम होने लगता है। बट दोबारा अगर कहीं बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, तो तकलीफ वापस पड़ने लगती है। अगर टाइम रहते ट्रीट किया तो अगेन इसमें भी रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, बट अगर डिले किए गए, अगर ट्रीटमेंट्स टाइम पे ना दिए गए, तो ये बीमारी धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी में ऊपर ऊपर फैलने लगती है। और कुछ पेशेंट्स में अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी हमारे अलग अलग रीढ़ की हड्डियों को एक दूसरे को जोड़ देती है। रिमेंबर, अगर जोड़ में आग लगी हुई है, इन्फ्लेमेशन है, अगर आपने उसे नहीं बुझाया तो शरीर उसको बुझाने की कोशिश करता है। और रीढ़ की हड्डी में शरीर की ये कोशिश होती है कि अगर हमको इन्फ्लेमेशन बंद करना है, अगर जोड़ों के अंदर की जख्म को बंद करना है, तो क्यों ना जोड़ को ही बंद कर दे। अगर जोड़ को हम चिपका दे तो बीच की जगह गई, अब कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, दर्द बंद। बट याद रखिए, अगर रीढ़ की हड्डी 1 2 3, अगर इनके बीच में जोड़ है तो ये मूवमेंट हो सकती है, मैं आगे झुक सकता हूं, घूम सकता हूं। बट अगर ये सारी चीजें एक दूसरे को जुड़ने लग जाए तो दर्द तो शायद चला जाए, बट मैं अब झुक नहीं पाऊंगा। इस स्टेज को कहा जाता है बैम्बू स्पाइन, की पूरी रीढ़ की हड्डी एक बैम्बू जैसी बन सकती है। ये इसका लेट स्टेज है, कई बार 10 साल बाद, 15 साल बाद देखा जाता है। बट अगर टाइम रहते फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज एंड राइट ट्रीटमेंट्स दिए गए तो इसको भी रोका जा सकता है। राइट, सो वी नीड द राइट टाइम बाउंड ट्रीटमेंट। टाइम बहुत जरूरी है, अगर राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट्स मिले तो आगे के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। सो दो बड़ी बीमारियां जिनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत सारी दूसरी बीमारियां इस बीमारी से मिलती जुलती होती। आप में से जो लोग मुझे मिले हैं, मैंने बहुत बार ये सवाल आपको पूछे होंगे, कौन से जोड़ अफेक्ट हुए हैं, कौन से जोड़ अफेक्ट हुए हैं। मैं सारे जोड़ आपके देख चुका रहूंगा। कुछ लोग नए होंगे जो शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो ये पैटर्न्स है जो हम ढूंढते रहते हैं। देखिए, ब्लड टेस्ट में आंसर्स नहीं है। यूरोमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां पे लोग हमारे पास आते कहते, डॉक्टर साहब हमारा रिपोर्ट तो ठीक है, तो हमको बीमारी नहीं है। नहीं, आप ध्यान देंगे तो मैंने अभी तक किसी रिपोर्ट का नाम ही नहीं लिया है कि चलिए B27 मैंने बताया, बट ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट के ऊपर ही मैं डायग्नोसिस करता हूँ। हम डायग्नोसिस इन पैटर्न्स के ऊपर करते हैं। जो साइंस है वो इन पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा आधारित है कि कौन से प्रकार के जोड़ अफेक्टेड है, कौन सा पैटर्न में जोड़ अफेक्टेड है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक नाम है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दूसरा नाम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस मैं आपको बता चुका हूं, सोराइसिस जिन पेशेंट्स को है उनको सोराइटिक आर्थराइटिस हो सकता है, कुछ यंग व्यक्तियों में रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। ये अलग अलग टाइप है, बट ब्रॉडली दो बड़े टाइप्स, रूमेटॉइड जिसमें हाथ और पैर अफेक्ट है, और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जहां रीढ़ की हड्डी अफेक्टेड है। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आर्थराइटिस है। सो मैंने एक में दो चीजों का आंसर करने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको सिम्टम्स को जाने और कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं। अच्छा, क्या डायग्नोसिस करने में हमें कोई टेस्ट लगते हैं? बिल्कुल हाँ। क्या हमें कोई टेस्ट की जरूरत लग सकती है? तो बिल्कुल, मैं कहूंगा कुछ टेस्ट आप में से कुछ लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और C रिएक्टिव प्रोटीन। ये दो टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते, बट आपको भी एज पेशेंट्स पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। ये इन दो टेस्ट से हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। कुछ और टेस्ट है जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर,
एंटी सीसीपी हो सकता है आपके ये टेस्ट हुए हो, एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एक जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं HLA-B27। याद रखिए ये सारे टेस्ट और भी होते हैं, एंटी डीएस डीएनए एसएसओ, सो आई वुड राइट डाउन सम नेम्स जो शायद आपने सुने हो, एंटी डीएस डीएनए, ये सारे रूमेटोलॉजी में होने वाले टेस्ट है। एसएसए एंड एसएसबी या फिर एंटी रो, आपने अगर नाम सुना हो, एंटी रो एंड एंटी ला, ये सारे टेस्ट होते हैं। बट याद रखिए ये सारे जो टेस्ट है जो इस तरफ मैंने अपने स्क्रीन के, आपकी स्क्रीन के राइट साइड में लिखे हुए, वो सारे टेस्ट आपको डायग्नोसिस करने में मदद करते हैं। मतलब ये मुझे वन टाइम करने हैं बताने के लिए कि बीमारी कौन सी है। इसमें से कुछ रिपीट किए जाते हैं, जैसे एंटी डीएसडी ने कुछ पेशेंट्स में रिपीट करना पड़ता है, बट इन टेस्ट को बार बार करना जरूरी नहीं। अगर आपका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो वो सिर्फ हमें बताता है कि आपकी बीमारी कौन से टाइप की है, ये नहीं बताता कि बीमारी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो हमें ये नहीं पता चलता उससे कि आपकी बीमारी कितनी है, हमें सिर्फ पता चलता है कि बीमारी कौन सी है। बीमारी कितनी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो हमको यहां से पता चलेगा ईएसआर और सीआरपी से। तो मैं बहुत बार देखता हूं पेशेंट्स रूटीन ब्लड टेस्ट में जिनका ऑलरेडी रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है या एएनए पॉजिटिव है, बार बार करके उसके लेवल्स को देखते हो, फिर टेंशन में आ जाते हैं कि अरे लेवल तो बढ़ गई, लेवल तो कम हो गई। लेवल तो आप लैब बदलेंगे तो बदल जाएगी, आप आज ही एक लैब से कीजिए और 2 हफ्ते बाद उसी लैब से दोबारा कीजिए, आपको थोड़ी सी अलग लेवल मिलेगी। उस लेवल का आपकी बीमारी से कोई साइंटिफिक कनेक्शन आज तक तो नहीं है, आगे जाके कुछ हो तो मालूम नहीं। मेरी दवाई से, मतलब रूमेटोलॉजी में जो दवाइयां है उससे हम रूमेटॉइड फैक्टर को नेगेटिव नहीं कर सकते, एंटी सीसीपी को नेगेटिव नहीं कर सकते, HLA-B27 को नेगेटिव नहीं कर सकते, एएनए को नेगेटिव नहीं कर सकते। वो हमारा टारगेट भी नहीं है। हमारा टारगेट है कि आप जो हमारे पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाए, हमारा टारगेट है कि ईएसआर सीआरपी ठीक हो जाए। बट इन टेस्ट को बार बार प्लीज रिपीट मत कीजिए। बहुत पेशेंट्स इनको बार बार करते रहते हैं और उसमें टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। आप ठीक हो रहे हो, दैट्स व्हाट वी वांट। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो रहा है, दैट्स व्हाट वी वांट। आगे ट्रीटमेंट जो होंगे वो ईएसआर सीआरपी से थोड़े गाइड होंगे, बट आपके मॉर्निंग स्टिफनेस से, आपके जॉइंट स्वेलिंग से, आपके जॉइंट टेंडरनेस, मतलब दबाने पे दर्द हो रहा है कि नहीं, इससे हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। सो उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। गलत चीज पे फोकस करके स्ट्रेस लेने की कोई मतलब नहीं, राइट। सो इन बेसिक टेस्ट से, ये टेस्ट ऐसे नहीं कि बार बार करने पड़ेंगे, इन बेसिक टेस्ट से आपका डायग्नोसिस किया जाता है। बट जब आपको ट्रीटमेंट शुरू होंगी तो आप नोटिस करेंगे कुछ और टेस्ट, जैसे क्रिएटिनिन, SGOT, SGPT, CBC, ये टेस्ट आपके डॉक्टर्स बार बार लिख रहे हैं, हर 3 महीने में, 6 महीने में ये टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों आपके टेस्ट बार बार किए जा रहे हैं कुछ कुछ महीनों में? उसकी वजह बहुत सिंपल है। एक कि हम चाहते हैं कि हम देखिए बीमारी कैसी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बीमारियां किडनी और लिवर को खुद अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि SLE, इसमें किडनी की तकलीफ हो सकती है किसी किसी को। जैसे कि पेशेंट्स को अनीमिया हो सकता है, SLE में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत बार पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन की कमी होती है। कुछ पेशेंट्स को WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकते हैं बीमारी के चलते। तो ये मॉनिटरिंग पहले 5 सालों तक तो मैं कहूंगा बहुत जरूरी होती है। डायग्नोसिस से लेके 5 सालों तक ये मॉनिटरिंग हर 3 से 6 महीने में होना बहुत जरूरी होती है। आपके डॉक्टर्स बेस्ड ऑन आप किस स्टेज में हो बीमारी के, किस टाइप की बीमारी का कंट्रोल दिख रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं। कभी कभी 6 महीने में भी कर सकते हैं, कभी कभी 2 महीने में, 6 हफ्ते में भी मांग सकते हैं, ये वेरी करता रहता है। दूसरी बात, ऑफकोर्स आप कुछ दवाइयों पे रहोगे। अगर आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो तो हर ट्रीटमेंट एलोपैथी की, और इसको ध्यान से सुनिएगा, हर ट्रीटमेंट एलोपैथी की साइड इफेक्ट के साथ आ सकती है। मैं आगे भी साइड इफेक्ट्स पे बात करूंगा। तो अगर हर ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट के साथ आ सकती है तो हमें बेस्ट यही रहेगा कि साइड इफेक्ट आने से पहले या होने के साथ साथ ही हम उसको डायग्नोज करें, उसको बढ़ने ना दे और टाइम रहते दवाइयों का कोर्स बदल दे। ये टेस्ट आपके डॉक्टर्स को उसमें भी हेल्प करते हैं। सो दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। CBC, ESR, CRP अगर जरूरत लगे तो, सीरम क्रिएटिनिन, SGOT, SGPT, ये टेस्ट मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सारे रूमेटोलॉजी के पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट्स पे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली हम उनको कहते हैं कि ये टेस्ट करते रहिए। ये आपकी दवाइयां और आपकी डिसीज दोनों को मॉनिटर करने में आपके डॉक्टर्स को हेल्प करें। आई कम टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट नाउ, ट्रीटमेंट्स। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं अब ये जो कहने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि सारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स ध्यान से सुने कि लाइफस्टाइल में आप क्या बदल सकते हैं। आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज किया गया हो, रूमेटॉइड, SLE, शोगरेन, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, वैस्कुलाइटिस, गाउट छोड़ के जो भी आपका डायग्नोसिस है,
तो आप सोराइटिक आर्थराइटिस, जो भी रोमेटोलॉजी में आपका डायग्नोसिस अगर किसी डॉक्टर ने किया है, तो लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज, मोस्ट ऑफ दीज डिसीजेस आर नॉट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। ये आपने कुछ करने से नहीं हुई, इनमें बहुत सारा जेनेटिक बैकग्राउंड है और वहां से आपको शायद कोई जेनेटिक मेकअप था, प्रीडिस्पोज हुआ, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनको मिलके आप में ये डिसीज की शुरुआत हुई। तो आपने कुछ खाने से ये बीमारी नहीं हुई, आपने कुछ खाना छोड़ने से ये शायद बीमारी जाएगी भी नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो प्लीज अननेसेसरीली खाना बंद ना करें। आपको जो पसंद है, बाय एंड फार, अगर वो हेल्दी फूड है आप खा सकते हो। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना, बैलेंस डाइट रखिए, मैं कहूंगा आपके लिए भी वही एप्लीकेबल है, बैलेंस डाइट रखिए, अननेसेसरी बहुत एक्सट्रीम डाइट्स ना करें। साइंस में क्या चीज का प्रूफ है? एक, सॉल्ट, नमक कम खाने से कुछ लोगों को फायदा होता है। नमक कम खाने से और हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इसमें फायदे होते हैं, किडनी के लिए इसको फायदे होते हैं। तो नमक कम खाना मैं कहूंगा इज अ गुड एडवाइस। आप सारे लोग अगर प्रैक्टिस करें तो बेहतर है कि आपका नमक का मात्रा कम रहे। एक अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि खाने में से नमक कम कीजिए, तो लगभग हर कोई कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, हमारे खाने में तो कम ही नमक होता है, आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारे घर में बहुत नमक डालते हैं। सो माई एडवाइस टू यू इज, आपका खाना, अगर आप पेशेंट हो तो आपका खाना आपके घर के बाकी सदस्यों के खाने से थोड़ा कम सॉल्ट, आधा सॉल्ट, राइट? आपकी शरीर यूज टू है ना एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सॉल्ट को, उससे कम कीजिए। हम नेबर से आपको कंपेयर नहीं कर रहे, हम आपको आपके डाइट से कंपेयर कर रहे हैं। आपके डाइट से आधा कीजिए। माना आप कम खाते हैं, बट आप जितना खाते हैं उस पर आपको ये बीमारी है, ये रिस्क है, आप कम करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगी। तो खाने में से नमक जरूर कम कीजिए। अच्छा, अचार खा सकते हैं क्या? मैं कहूंगा अचार में नमक है उस वजह से शायद नहीं, बट अदरवाइज मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दही, छाछ, अगेन हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइंस में एविडेंस नहीं कि दही या छाछ या खट्टी चीजें खाने से बीमारी हुई, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं। अगर आपको लगे कि हर बार मैं छाछ खाती हूं तो मुझे तकलीफ होता है, हर बार मैं चीज खाता हूं तो मुझे परेशानी होती है, तो आप उसे बंद करना चाहे, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट जब तक आपका ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज से तकलीफ होती है, तो किसी और के कहने से खाना बंद ना करें। होगा ये कि आप आधी चीजें खाना छोड़ दोगे, बीमारी तो वहीं के वहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बीमारी से भी खराब और खाना ना खाने से भी खराब, राइट? डजंट मेक एनी सेंस। सो प्लीज डू नॉट स्टॉप ईटिंग फूड। आपको जो पसंद है आप खा सकते हैं, एज फार एज इट इज हेल्दी। नमक कम रखिए। अच्छा, कुछ ज्यादा खाना है, दूध, अगर आप रेगुलर मिल्क इंटेक रखते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप दूध आपको सूट नहीं करता तो अलग बात है, मत लीजिए, बट अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू नॉट टेक मिल्क। सो मिल्क जरूर रेगुलरली लीजिए। फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है फ्रूट्स में, फ्रूट्स आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, सो फ्रूट्स रेगुलरली लीजिए। अगर आपका डायग्नोसिस एसएलई है तो ये अगली स्टेप आपके लिए नहीं। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका डायग्नोसिस एसएलई है तो आगे जो मैं कहने वाला हूं आपको एप्लीकेबल नहीं। बट अगर आपको एसएलई नहीं है, ये एक टाइप की बीमारी है, रोमेटोलॉजी की बीमारी है, अगर आपको एसएलई की बीमारी नहीं है तो एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर आपके लिए जरूरी है। मतलब दिन में आधे से पौना घंटा सनलाइट होना चाहिए। अच्छा, सनलाइट क्या सुबह का ही होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडियन स्किन में स्किन कैंसर बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है मैं कहूंगा। ऑफ कोर्स मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया में स्किन कैंसर्स बहुत कम है। स्किन कैंसर्स जिन देशों में, वहां पे वो अर्ली सनलाइट का फंडा है, बट इंडिया के लिए मैं कहूंगा आपको दिन भर में एडिक्वेट सनलाइट होना चाहिए। टोटल मिला के आपकी जिस टाइम में आपको कंफर्टेबल है, घर में जहां सन आता है वहां बैठ जाइए। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स पर डे सनलाइट एक्सपोजर होना आपके लिए जरूरी है, राइट? अर्बन लाइफस्टाइल में हम में से बहुत लोगों को आज सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, सो सनलाइट जरूरी है। एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना जरूरी है, बिकॉज आप दवाइयों पे रहोगे, दवाइयां बॉडी में से फ्लश होने के लिए, आपकी जो इन्फ्लेमेशन की लेवल है उसको हैंडल करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, थकावट ना लगे इसलिए पानी जरूरी है कि आप एडिक्वेट पानी पीजिए। अगर आपको कोई और बीमारी है साथ में तो ऑफकोर्स उसके वजह से कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, किसी को किडनी की बीमारी हो या कुछ और हो, मैं ये जनरल एडवाइस सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बट अगर आपको कोई और बीमारी नहीं, सिर्फ आर्थराइटिस की अगर बात हो रही है तो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक जरूरी है। खाने में से तेल कम कीजिए, ये आपके वजन को कम करने में मदद करेगा, आपके लिवर पे प्रेशर पड़ने से कम होगा। आज हम देख रहे हैं इंडिया ओबेसिटी में, मतलब मोटापे में, इंडिया धीरे धीरे नंबर 1 की तरफ जा रहा है। डायबिटीज में हम ऑलरेडी नंबर 1 के बहुत पास है,
और ओबेसिटी, मोटापे में भी हम नंबर 1 के बहुत पास जा रहे हैं। और लोग कहेंगे हम तो मोटे हैं ही नहीं, हम कहाँ मोटे। तो उसमें मैं कहूंगा कि मोटापा जो यूरोप का है और अमेरिका का है और इंडिया का है, ये अलग है। याद रखिए, इंडिया में हल्का सा मोटापन आने से ही सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं मोटापे के, जो उनमें नहीं आएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, राइट। सो हमारे में जरा सा मोटापा भी काफी हो जाता है सारे साइड इफेक्ट्स देने के लिए मोटापे के। और इसका एक साइड इफेक्ट है फैटी लिवर, जो हमारे ट्रीटमेंट से बहुत इंटरफेयर कर जाता है। तो खाने में से तेल जरूर कम कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज की जब बात आती है तो लोग कहते हैं अब जोड़ों में जब दर्द है तो एक्सरसाइज कैसे करें। तो ये लॉजिकल बात है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, और मैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात कर रहा हूं, मतलब जोड़ों में इंजुरी हुई है, रूमेटॉइड, एंकिलोजिंग या इस टाइप के आर्थराइटिस, जब आपको जोड़ों में दर्द है, जब कोई जोड़ सूजा हुआ है, तो उस पे एक्सरसाइज ना करें। बट विद ट्रीटमेंट आप जानते हैं, आप महसूस कर चुके हो कि वो जोड़ हमेशा वैसे नहीं रहता, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वहां पे एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जब जोड़ में दर्द हो रहा है तब एक्सरसाइज ना करें, ये लॉजिकल बात है। जहां मुझे जख्म हुई है उसी पे मैं जोर डालूंगा या जोर डालूंगी तो वो जख्म तो बढ़ेगी। उस समय रेस्ट कीजिए, बट आगे जाके उस पर एक्सरसाइज शुरू जरूर कीजिए। एक बहुत जरूरी एडवाइस, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट कहूंगा, ये मैं अगर आप मुझे मिल चुके हो तो मैं आपको बता चुका हूं, और अगर आप मुझे नहीं मिले हो तो शायद किसी और ने आपको कहा होगा कि फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, बट शायद उतनी ही मात्रा में ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो नहीं करते या नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बट एक्सरसाइज जब आप शुरू करें तो मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स को मिलिए, ये बहुत जरूरी है आपके आर्थराइटिस के लिए। खासकर अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये तो बहुत ही जरूरी है। मैं कहूंगा आपको मेरी जितनी जरूरत है या रोमेटोलॉजी की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की। बट बाकी सारे आर्थराइटिस में भी आपको अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। बहुत लोग इस एडवाइस को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि हम घर पे एक्सरसाइज कर लेंगे। आपको फिजियोथेरेपी मतलब ग्रेडेड, मेडिकली करेक्ट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज मीट गुड फिजियोथेरेपिस्ट और उनकी सलाह में एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, याद है मैंने जब शुरुआत में कहा कि जहां पर जोड़ घिस रहा है या खराब हो रहा है उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से, पुरानी इंजरी के हिसाब से, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मैं बिल्कुल शुरुआत में मैंने कहा। उन पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी और भी ज्यादा जरूरी है। जिनको सिर्फ घुटने में दर्द है, घुटनों का आकार बदल रहा है, उम्र 55 या 60 से ऊपर है और घुटने में दर्द है, उनके लिए फिजियोथेरेपी और भी जरूरी है। साथ ही साथ जिनको घुटनों में तकलीफ है, मैं कहूंगा नीचे बैठना अवॉइड कीजिए। खास करके नीचे बैठ के पैर क्रॉस करके, चौपड़ी मार के, मांडी घालून बसायचं, अवॉइड दैट, राइट। जितना आप नीचे बैठने की कोशिश करेंगे उतना आपका तकलीफ बढ़ेगा। सो नीचे बैठना अवॉइड कीजिए अगर खास करके आपने घुटने में तकलीफ, राइट। अब आई बात कि खाने में नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सवाल आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अगर आपकी बीमारी गाउट है तो मैं कहूंगा नॉनवेज की मात्रा कंट्रोल में रखिए, बंद करना जरूरी नहीं, कंट्रोल में रखिए। बट अगर आपका डायग्नोसिस गाउट नहीं है, आपका डायग्नोसिस गाउट है कि नहीं आपके डॉक्टर खुद आपको बता सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो मोस्ट लाइकली आपका डायग्नोसिस गाउट ऐसे भी नहीं है। 40 से पहले गाउट होना कम कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका डायग्नोसिस गाउट नहीं है तो आपको नॉनवेज बंद करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसा पहले खा रहे थे, आई रिपीट, आप वैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कोई पाबंदी नहीं। मैं ऑफकोर्स ये नहीं कहूंगा आप वेजिटेरियन हो तो नॉनवेज खाओ, ऐसी कोई जरूरी नहीं। बट ये भी नहीं कहूंगा आप वेजिटेरियन हो तो उसको, नॉन वेजिटेरियन खाते थे उसको बंद कर दो क्योंकि इस बीमारी में कोई फर्क पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे मिथ्स है जिनकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ और खराब करते हैं, न्यूट्रिशनल इंटेक और खराब करते हैं। इसकी जरूरत नहीं। Coming to the last part of my talk, I'll take 5 more minutes and इसके बाद डॉक्टर भाविन, I would like to take all the questions which have come up. I can see कि कुछ chat box में सवाल आ रहे जा रहे हैं. I would like to take them. But last बात, treatments क्या होती है? क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स इस पे काम करती है? अगर करती है तो कैसे करती है और वो ट्रीटमेंट्स कब तक लेनी पड़ती है? सबसे पहली बात, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उम्र के हिसाब से जोड़ घिस गया है, तो फिजियोथेरेपी आपकी मेन ट्रीटमेंट है। साथ में एसओएस, जरूरत लगने पे आपको टेम्पररी कुछ पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, बट कैल्शियम विटामिन डी आपको रेगुलरली लेना है। कैल्शियम विटामिन डी, जरूरत लगने पे पेन किलर्स, और आपको अच्छी फिजियोथेरेपी इसकी जरूरत है।
बट अगर इससे बात ना बने तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को जरूर दिखाना चाहिए टू कंसिडर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आई एम नॉट अ सर्जन, तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा पाऊंगा, बट मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको पेन अनबेरेबल है, अगर आपकी लाइफस्टाइल उससे बहुत अफेक्ट हो रही है, तो सर्जरी का ऑप्शन घुटनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट उसके लिए इट्स बेटर दैट यू डिस्कस विद ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं सर्जन नहीं हूं, सो आई विल नॉट गो मोर इनटू दैट पार्ट। मेरा फोकस रहेगा मेडिकल थेरेपी। सो मेडिकल थेरेपी रोमैटिक डिसीजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस छोड़ के रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शोगरेन सिंड्रोम और एसएलई, ये सारी बीमारियां जो है, इनमें अगर हम कंसिडर करें कि इनमें अगर हम दवाई कंसिडर करें तो वो कौन सी दवाई है। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, ये नाम शायद आपने सुने हो, शायद आपने ना सुने हो। मैं ब्रांड नेम्स नहीं लूंगा, मैं दवाइयों के नाम लेना चाहूंगा। अलग अलग नाम से ये ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। सो वन इज मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट जो ऑन्कोट्रैक्स, पॉलीट्रैक्स, नेक्स्ट अलग अलग नामों से अवेलेबल रहती है, और भी नाम हो सकते हैं, ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम्स मुझे याद आए तो मैंने ले लिया। बट मिथोट्रेक्सेट ये जो दवाई है, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वन ऑफ द मेन दवाई मानी जाती है, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये बहुत जरूरी दवाई। हफ्ते में एक बार या कभी कभी हफ्ते में 2 बार की ये गोली होगी, बट ये बहुत जरूरी दवा है। सिमिलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, HCQS नाम जो आज बहुत पॉपुलर हो गया कोविड के बाद, ये एक जरूरी दवा है। सल्फासालाजीन, साजो या और किसी किसी नाम से आ सकती है, सल्फासालाजीन ये एक जरूरी दवा है। लेफ्लुनोमाइड, लेफ्यूमाइड, लेफ्रा, लेफ्नो अलग अलग नाम से अवेलेबल होती है। लेफ्लुनोमाइड जरूरी दवा है। ऑफ कोर्स एक पेशेंट को ये सारी नहीं लगेंगी, आपको कौन सी जरूरत है आपके डॉक्टर्स डिसाइड करके बता सकते हैं। सिमिलरली स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स नाम की भी कुछ दवाइयां होती है जो अगर आपको जरूरत है तो राइट टाइम पे राइट डोज में लिमिटेड टाइम यूज करके आपको बहुत फायदा दिया जा सकता है। अगर सही डोसेज में यूज किया जाए तो स्टेरॉइड्स कैन हेल्प। बट आपको मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, स्टेरॉइड्स आपके डॉक्टर जब बंद करने के लिए कहे तो प्लीज बंद कीजिए। ये क्या होता है स्टेरॉइड्स? याद रखिए, स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिसका जिन्होंने ढूंढ के निकाला ना, उन्हें तो नोबेल अवार्ड मिल गया। सो स्टेरॉइड बहुत काम की दवा है, बिकॉज स्टेरॉइड हमारा शरीर खुद बनाता है, और ये इन्फ्लेमेशन फाइट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। बहुत सस्ती दवा भी है, 5 रुपए में आई थिंक 10 गोलियां आ जाती है, ऐसा मतलब काफी सस्ती दवा है। सो इट्स अ वेरी चीप मेडिसिन, बहुत इजीली अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम है टाइम। स्टेरॉइड को कम समय के लिए टाइम बाउंड दिया जाए, बहुत फायदा देगी। बट अगर आप लेते चले गए, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, और आपको एडवाइस नहीं किया गया था बट फिर भी आप लेते गए, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो स्टेरॉइड काफी बदनाम भी हो चुका है, बट राइट बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। जैसे हमारे एक सर कहते हैं, हमारे एक मेरे जो टीचर रह चुके हैं, वो कहते हैं ये पेंडुलम जैसा। एक टाइम था जब बहुत स्टेरॉइड यूज करते थे, फिर पेंडुलम घुमा और कहने लगे नहीं बिल्कुल स्टेरॉइड मत यूज करो। आज पेंडुलम कहीं बीच में आके रुका हुआ है कि शायद थोड़ा यूज करो तो ठीक है। तो ये उस समय के साइंस के हिसाब से आपके डॉक्टर्स लिखेंगे, तो उसको जरूर यूज कीजिए। अगर आपका डायग्नोसिस एसएलई है तो शायद आपको स्टेरॉइड ज्यादा समय तक मिल रहा होगा, वो गलत नहीं है। एसएलई, वैस्कुलाइटिस, इन बीमारियों में लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स की जरूरत लगती है। अगर आपको आर्थराइटिस के साथ अंदरूनी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि किसी में लंग इन्वॉल्वमेंट है, आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो चुका है अलोंग विद आर्थराइटिस, या किडनी में डैमेज हो गया, ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गया है, डैमेज हो रहा है, तो भी स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है। वो अलग इंडिकेशन है, बट सिर्फ आर्थराइटिस के लिए मैं कह रहा हूं स्टेरॉइड की जरूरत नहीं। बट साथ में अगर किसी और वजह से स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो आपके डॉक्टर की सलाह के बिना उसे बंद ना करें, बट डॉक्टर की सलाह के बिना आगे चालू भी ना रखे। स्टेरॉइड का बैलेंस सही करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ देयर इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको दिखा रहा हूं, बिकॉज शायद आप में से कुछ इन नामों को जानते हो। ये नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो नाम लेना मुश्किल है, बट आई जस्ट शो यू द नेम्स। नई कैटेगरी ऑफ दवाई आई है, बड़ी बड़ी अकड़म तकड़म से नाम है इनके। नामों में साइंस ज्यादा है और कला कम है, तो नाम याद रखना मुश्किल है। बट इन शॉर्ट, बायोलॉजिक्स ये नई कैटेगरी ऑफ दवाइयां, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानसेब, अडेलिमैब, गोलीमैब, ये सब इंडिया में अवेलेबल है। पहले 3 कैटेगरी में इनफैक्ट कहूंगा, ये वाली कैटेगरी जो इन्फ्लिक्सिमैब वाली कैटेगरी है, ये सबसे ज्यादा यूज की गई है। रिटक्सिमैब वाला कैटेगरी जो है, ये भी यूज हो रहा है। टोफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब, अब टैबलेट्स आ चुके हैं तो ये भी यूज हो रहे हैं। नीचे टॉसिलिजुमैब दिखेगा आपको नाम में, कोविड में इसका नाम बहुत पॉपुलर हुआ था, ये वाला टॉसिलिजुमैब, ये वहां पर भी यूज हुआ है। सो ये अलग अलग टाइप की नई दवाइयां इंडिया में आ चुकी है। ये बायोलॉजिकल दवाइयां उन पेशेंट्स के लिए यूजफुल है जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल चुकी है। जो मैंने पहले दवाइयां ली, नाम ली, मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासालाजीन, हाइड्रोक्सीक्वीन, कभी कभी स्टेरॉइड्स,
ये यूज होके जिनकी बीमारी कंट्रोल में नहीं, उनको ये सेकेंड कैटेगरी बायोलॉजिक्स फायदा दे सकती है। क्या सबने बायोलॉजिक्स लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या ज्यादातर लोगों को बायोलॉजिक्स की जरूरत लगती है? अगेन नहीं, ज्यादातर लोग पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। बट क्या बायोलॉजिक्स अच्छा काम करता है? आई विल से यस, दे वर्क वेरी फास्ट, उनका स्पीड बहुत अच्छा है, एंड दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। प्रॉब्लम विद बायोलॉजिक्स, दो प्रॉब्लम जो मुझे कॉमनली दिखाई देते, और भी हो सकते हैं, बट दो बड़े प्रॉब्लम। एक की कॉस्ट, ये बहुत महंगी थेरेपीज है। सो हम कहेंगे कि इंडिया के लिए पहले 3 से 6 महीने अगर कन्वेंशनल ड्रग्स, पहले वाले ड्रग्स नहीं दिए गए, तो बायोलॉजिक्स तक नहीं जाना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनसे काम हो जाए तो बायोलॉजिक्स शायद जरूरत ही ना पड़े। सेकेंड, कि वो दवाइयां देने से पहले इन्फेक्शंस, खासकर टीबी, हेपेटाइटिस, एचआईवी, इस टाइप के इन्फेक्शन शरीर में है कि नहीं, ये ढूंढना पड़ता है। और अगर वो क्लियर हो जाए तो इन दवाइयों को दिया जा सकता है, बट उसके साथ अपनी मॉनिटरिंग लगती है। मॉनिटरिंग अगर सही की जाए तो इन्फेक्शन के रिस्क, आज हम देख रहे हैं, पहले के मुकाबले अब इन्फेक्शन भी कम दिखाई देते हैं, राइट? सो ब्रॉडली दीज आर द साइंटिफिक थेरेपीज विच आर अवेलेबल। लास्ट सवाल, कब तक दवाई लेनी है? ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है। आपकी बीमारी आपके शरीर ने खुद शुरू की है, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की नहीं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात कर रहा हूं, और आपका शरीर खुद कैपेसिटी रखता है इसको कम करने की, बट कब करेगा ये हम नहीं बता सकते। सो ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा 5 साल से कम थेरेपीज बहुत कम लोगों को लगती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स को 5 साल की थेरेपीज जरूर लगती है। बहुत सारे पेशेंट्स को उससे ज्यादा भी ट्रीटमेंट्स लग सकती है, बट ऐसा पीरियड आ सकता है जब आपकी दवाइयां बिल्कुल कम हो जाए। ऐसा पीरियड आ सकता है जब आप मे बी हफ्ते की एक दवाई ले रहे हो। ऐसा पीरियड आ सकता है जब आप पेन किलर्स नहीं ले रहे हो, पेन फ्री हो, आपको कोई डिफॉर्मिटी नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल है, उसको हम कहते हैं रेमिशन। हम क्योर ये शब्द इसमें यूज नहीं करते, और बहुत लोग इससे डर जाते हैं कि बीमारी में क्योर नहीं है। तो मैं समझाना चाहूंगा, क्योर इस शब्द का एक साइंटिफिक मतलब है। मतलब मैंने एक बार दवाई दी, पेशेंट ठीक हो गया, मेरे को वापस वो दवाई कभी देनी ना पड़े, वो हम अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आपका मतलब यह है कि आपको पेन किलर्स लेना ना पड़े, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप अपने सारे काम कर सको, आपको बहुत दवाइयां ना लेनी पड़े, शायद एक टाइम आए जब हफ्ते की एक आध दवाई ले रहे हो, शायद वो भी ना ले रहे हो, तो क्या वैसा टाइम आएगा? मैं कहूंगा वो पॉसिबल है, रेमिशन पॉसिबल है, क्योर नहीं। बट मैं कहूंगा पेशेंट की तरफ से देखते वक्त रेमिशन क्योर से बहुत मिलता जुलता है। साइंटिफिकली ये दोनों अलग शब्द है, बट काफी मिलते जुलते रिजल्ट है, तो रेमिशन हम अचीव कर सकते हैं। आज साइंस वहां पहुंच गया है, शायद अगले कुछ सालों में हम क्योर तक पहुंचे, ये उम्मीद जरूर रहेगी। आज हम वहां नहीं है, बट उससे निराश ना हो कि क्योर नहीं है। ऐसे तो क्योर ना डायबिटीज का है, ना ब्लड प्रेशर का है, ना हार्ट डिसीज का है। हार्ट डिसीज का याद रखिएगा, ट्रीटमेंट्स है तो ट्रीटमेंट यहां पर भी है। डायबिटीज की ट्रीटमेंट्स है तो ट्रीटमेंट यहां पर भी है। एस्मा की ट्रीटमेंट्स है तो ट्रीटमेंट यहां पर भी है। ना उन बीमारियों का जिनका मैंने नाम लिया क्योर है, ना इसका क्योर है। बट क्या आपने कभी देखा है कि कोई पेशेंट डायबिटीज का उदास होकर घूम रहा है कि अरे भाई मेरे को डायबिटीज हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। Most patients live a good life. I think patients with arthritis can also have a very good life, a very positive life if they focus on it. मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को एक्टिव रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके जो हॉबीज है उसको फॉलो कीजिए, एंड आपके जो डॉक्टर्स है जहां पर आप है वहां के डॉक्टर्स को मिलिए एंड उनकी एडवाइस से ट्रीटमेंट्स फॉलो कीजिए। I would like to end over here. I would like to take your questions. And one last thing, अगर आप बॉम्बे से नहीं हो या बॉम्बे में भी ऐसे एरियाज में नहीं हो जहां से आप मुझ तक पहुंच सकते हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द नंबर्स ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट जो आपके नजदीक है। आपके नजदीक जो रूमेटोलॉजिस्ट है, मैं उनका नंबर आपको बिल्कुल देने में बहुत खुश रहूंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ रूमेटोलॉजी के डॉक्टर्स बहुत कम है, और मैं ये भी जानता हूँ अगर आपको रोमैटिक बीमारी है तो आपको उनकी बहुत जरूरत है। तो अगले कुछ साल प्लीज याद रखिए, आपको रोमैटोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना है। आप जहां है वहां के रोमैटोलॉजिस्ट को मिलिए। आप एनी टाइम हमारे क्लिनिक को कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो कि आपको कोई नंबर चाहिए आपके नजदीक के रोमैटोलॉजिस्ट का, आई कैन गिव यू दैट। बट प्लीज मीट अ गुड रोमैटोलॉजिस्ट नियर बाय, एंड आई विश यू ऑल द गुड लक, राइट? So over to you, Dr. Bhavin. I think I have taken more time than what was given to me, but I hope it has helped. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. I have received lot of questions, but उसके साथ साथ लोगों ने आपके जो प्रेजेंटेशन है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। लोगों ने कहा कि आपने काफ़ी सिंपल वे में बहुत सारी चीज़ें समझाई, वो जो अब जब तक वो उनको पता नहीं थी। थोड़े क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा सर। पहला क्वेश्चन है कि सर पेन किलर्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। ये जानते हुए भी
हमें इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? ओके, सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। पेन किलर्स, देखिए अब इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस करना चाहूंगा। अगर आपका डायग्नोसिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अब मैं जो आगे कहने वाला हूं ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका डायग्नोसिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या HLA-B27 रिलेटेड डिसीज है, तो आगे जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, ये भी थोड़े समय में समझाता हूं। बट बाकी बीमारियों के लिए यस, पेन किलर्स से आपको नुकसान हो सकता है, तो पेन किलर्स बिना डॉक्टर के एडवाइस से यूज ना करें। अगर आपकी उम्र 40 या 45 से ऊपर है, अगर आपको पहले किडनी की बीमारी हो चुकी है, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को बीमारी, खास करके मदर फादर में या भाई बहनों में किसी को किडनी की बीमारी हो चुकी है, देन ये सब आपको हाई रिस्क पे रखता है किडनी की बीमारी की। एंड पेन किलर्स का ज्यादा लेने से आपके किडनी को नुकसान हो सकता है। इसको कैसे रोका जाए? साथ में गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट में तकलीफ, ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है, और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट ये गैस्ट्राइटिस और किडनी की बीमारी एक सबसे कॉमन है। हम इसको कैसे कंट्रोल में रखें? वेल, ऑफ कोर्स टेक द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन, कि पेन किलर्स की जरूरत ही ना पड़े, तो राइट मेडिसिन से आपको पेन किलर की जरूरत ना पड़े। दो, अगर आपको पेन किलर लगे तो साथ में एंटासिड यूज कीजिए, ऑफ कोर्स विद द डॉक्टर्स एडवाइस कि एंटासिड की जरूरत है तो एंटासिड यूज कीजिए। तीन, कुछ ऐसे पेन किलर्स आते हैं जिनको एंटासिड की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ट्रामेडोल नाम का पेन किलर है या एटोरिकॉक्सिब नाम का पेन किलर है, जिनको एंटासिड की जरूरत साथ में नहीं पड़ती, तो उसको आप यूज कर सकते हैं विथ योर डॉक्टर्स एडवाइस। चार, अगर आपको पेन किलर्स लग रहे हैं, SOS लिखा गया, आपके डॉक्टर ने कहा कि जरूरत लगे तो लीजिए, तो बिल्कुल ना लेने की बात नहीं है, बट हफ्ते में 1 या 2, अगर आपको हफ्ते में 2 से ज्यादा पेन किलर्स लग रहे हैं, इट इज अ टाइम टू गो एंड सी योर डॉक्टर कि इस ट्रीटमेंट्स को चेंज कैसे किया जाए ताकि वो पेन किलर की जरूरत कम हो जाए। कमिंग टू अ लास्ट पार्ट, आई विल टेक 2 मिनट्स। अगर किसी पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस है, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये बीमारी थोड़ी अलग है, बिकॉज ये और यंग लोगों में देखी जाती है। जैसे मैंने कहा 15 साल से 25 साल की उम्र के लड़के हैं जिनको ये तकलीफ हो रही, उनमें कुछ टाइप के एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिनको कॉमनली लोग पेन किलर्स कहते हैं, ये उनकी बीमारी में बहुत असरदार होते हैं, तो उनको वो पेन किलर सोच के बंद नहीं करना चाहिए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कुछ टाइप के पेन किलर्स बहुत यूजफुल है, और आपके डॉक्टर की एडवाइस से आप उसको 2 महीना 3 महीना भी लगातार ले सकते हो, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। खुद से नहीं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, प्लीज टेक दोज मेडिसिन रेगुलरली, राइट? थैंक यू सर। द सेकंड क्वेश्चन इज, हम लोग बहुत दूर रहते हैं और अभी कोविड की वजह से ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाते। सो अगर हमें आपसे कंसल्टेशन करना है, सो क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन से आप हमें जानकारी दे सकते हैं? सो टेलीमेडिसिन कहा जाता है इसको। टेलीमेडिसिन एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्ट रहा है पहले भी, बट टेलीमेडिसिन इंडिया में कभी बहुत पिकअप नहीं हुआ है। अलग अलग वजह है इसकी, बट कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली कोविड पैंडेमिक में बहुत हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आ पाते, आज भी नहीं आ पा रहे। कुछ पेशेंट्स दूर दराज रहते, जैसे मैंने कहा, अगर आप दूर रहते हो तो आपके नजदीक के जो रोमेटोलॉजिस्ट है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मैं आपको उनका नंबर देना चाहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो उनको जाके दिखाएं। बट अगर वो आपका प्रॉब्लम नहीं है और आप अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो यस, टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन किए जा सकते हैं। आज भी मैं लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ कि आज हम अभी अक्टूबर 2020 में है, अभी भी बॉम्बे की सिटी में पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, काफी केसेस आज भी है। सो मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो टेलीमेडिसिन ही पहला प्रेफर करना चाहिए। देखिए, टेलीमेडिसिन में ये बात जरूर है कि हम वीडियो कंसल्टेशन से, जैसे आप आज मुझे सुन रहे हो, वैसे बात की जा सकती है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस ये है कि मैं पेशेंट्स को पूरी तरह से एग्जामिन नहीं कर सकता। बट हर पेशेंट को हर बार एग्जामिन करने की जरूरत भी नहीं होती। कुछ काफी सारे डायग्नोसिस क्लियर हो जाते हैं। अगर जॉइंट स्वोलन मुझे दिख रहा है तो बात क्लियर हो जाती है, टेस्ट में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है तो बात क्लियर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत है तो हम उनको क्लिनिक बुला लेते हैं, या जैसे मैंने कहा, आपके नजदीक के डॉक्टर को आप मिल सकते हैं। बट आई गेस अराउंड 80 to 90% वर्क, और समटाइम्स मोर, टेलीमेडिसिन से भी हासिल किया जा सकता है। इन टाइम्स टू कम मुझे लगता है टेलीमेडिसिन विल पिकअप, एंड इसका वैल्यू जो है लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सो इट विल हेल्प पीपल। सो यस, आई एम अवेलेबल टू मीट पेशेंट्स ऑन टेलीमेडिसिन, बट यस, आई वुड रिकमेंड कि आपके नजदीक के रोमेटोलॉजिस्ट को आप प्रेफर करें, एंड इफ यू नीड देयर नंबर्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। Thank you, sir. Second question is, once the arthritis is there, so
there is no other option than to take a treatment lifelong. Is it true? नॉट रियली. सो यस, कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स लग सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि रेमिशंस आज पॉसिबल है. कई सारे पेशेंट्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं. ठीक का मतलब ये नहीं क्योर, ठीक का मतलब है कि रेमिशन में जा सकते हैं, कि बीमारियां बिल्कुल कंट्रोल में है, दवाइयां बिल्कुल नाम मात्र पे आ चुकी है. लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स किसी किसी में लगेंगी, बट उससे निराश होकर अगर हर कोई सोचे कि लाइफ लॉन्ग लगने वाला है तो हम कुछ नहीं लेंगे, दैट डजंट मेक सेंस. सो आई फील लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली मोर देन 5 years, बट 5 years to 10 years के बीच में बहुत पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स कम होके दे एंटर इनटू अ सस्टेन्ड रेमिशन, दे गो ऑफ मेडिसिन. शायद उनको आगे जाके 10 साल बाद 15 साल बाद वापस दवाइयों की जरूरत पड़े, ऐसा हो सकता है, बट एक टाइम आ सकता है दैट दे कैन बी ऑफ मेडिसिन. बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. आज हम नहीं बता सकते कि हर एक की बीमारी कैसे बिहेव करेगी. आपकी बीमारी कैसे बिहेव कर रही है उस पे आपके ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होगी, राइट. सो लाइफ लॉन्ग सोच के खुद को निराश ना करें. थिंक ऑफ इट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कीजिए, बट ये याद रखिए आपकी दवाई आपके दर्द को आज रोक रही है और आपके होने वाले डैमेज को, कल होने वाले डैमेज को रोक रही है. तो मैं बहुत बार पेशेंट्स को कहता हूँ, ऐसा सोचिए कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर में, कि फ्यूचर आपका खराब ना हो, आज भी ठीक हो और फ्यूचर भी ठीक हो. उस तरह से इसको सोचिए, लाइफ लॉन्ग ना सोचिए, बट लॉन्ग टर्म जरूर प्लान करें. Thank you, sir. One more question. Dr. Bhavin said about प्रेरणा प्रकल्प, जहाँ पे आप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करते हैं. क्या उसके बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? ओके, सो ये रूमेटोलॉजी से शायद थोड़ा हटके टॉपिक है, बट अगर मुझे कोई पूछे कि प्रेरणा प्रकल्प क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये एक प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, ये एक इंस्पिरेशन मुझे आप ही से मिली है. आप अगर मेरे पेशेंट्स हो तो आपसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है. मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जो पेशेंट्स है, मेरे पेशेंट जो है महिलाएं हैं. आज शायद अभी सुनने वाले में भी काफी सारे महिलाएं होंगी. सो जैसे ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलते हैं ना, कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट्स मिस करना शुरू कर जाते हैं. बहुत बार फैमिली से प्रेशर होता है, बहुत बार फाइनेंशियल प्रेशर होता है, कोई और वजह होती है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट छूटने लगती है, और इस वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत खराब होता है. सो प्रेरणा आइडिया ऐसी है कि प्रेरणा में हम सोचते हैं कि आप डिसाइड करें कि आपको हमारी ट्रीटमेंट्स का, जो मेरी कंसल्टेशन अगर आप कर रहे हो, या यहाँ से जो हमारे क्लिनिक से दवाइयां मिल रही है, या जो ब्लड टेस्ट करनी पड़ रही है, इस सब की वैल्यू पेशेंट्स को कितनी लगती है. पैसे नहीं थे इसलिए ट्रीटमेंट नहीं छूटनी चाहिए. आपको जो इसका मूल्य लगता है, आपको जो इसकी वैल्यू लगती है, आप उतने वैल्यू का पेमेंट हमें करके जा सकते हैं, और वो एक ब्लैंक एनवलप में डाल के पेशेंट्स यहाँ के देके जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें या मेरे स्टाफ को या मुझे नहीं पता होता आपने कितना पेमेंट दिया. हम आपको बताएंगे भी नहीं कि आपको कितना पेमेंट करना है. आप जितना उचित समझे उतना पेमेंट करके पेशेंट जा सकते हैं. इसका फायदा यह है कि पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रख सकते हैं. हमें क्या मिला, तो लोग कहते हैं कि अच्छा पेशेंट ने तो शायद कुछ ना दिया हो, तो आपको क्या मिला. तो मैं कहता हूं कि प्रेरणा में जो मुझे मिला, और जो सेटिस्फैक्शन है वो तो है ही, बट जो मुझे जिस चीज के लिए ये हो रहा है वो है विश्वास, कि आपका विश्वास जो हम पे है, उस विश्वास को वी आर गिविंग बैक इन फॉर्म ऑफ प्रेरणा. सो अगर आपको इसकी जरूरत है तो प्लीज हमारे जो नंबर्स है उस पर आप इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं. हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन इस पे नहीं आ सकता, कि कोई इनकम या किसी प्रूफ को हम नहीं मांगते. ऑल वी नीड इज, आपको ऐसी कोई बीमारी है जो हम यहाँ से हेल्प कर रहे हैं लोगों को, उसके साथ हेल्प कीजिए. रूमेटोलॉजी की बीमारी है तो यस, यू आर वेलकम टू ज्वाइन इनटू द प्रेरणा प्रोजेक्ट राइट नाउ. और इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज है, आई थिंक माय स्टाफ कैन डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. आपके अगर कोई जानकार, कोई और दोस्त है या रिलेटिव्स है जिनको इसकी जरूरत है, आप उनको भी प्रेरणा की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं. एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये सुन के बहुत आश्चर्य होता है, बट मुझे इस पे पूरा विश्वास शुरुआत से था और आज भी है, कि जितना प्रेरणा पेशेंट्स के पेमेंट्स पे डिपेंड करेगा ना, ये कि प्रोजेक्ट चलेगा ना, चले या ना चले, क्योंकि दवाइयां भी मिल रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं, कंसल्टेशन भी मिल रहा है, और पेशेंट डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पेमेंट देना है. आप 1 रुपया भी दे सकते हो, आप 2000 भी दे सकते हो, आप 10,000 भी दे सकते हो, आप जो दोगे हमें नहीं पता होगा आपने कितना दिया, राइट. सो अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि आज 6 महीने हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया, फिर कोविड में हमको रोकना पड़ा बिकॉज सारा लॉकडाउन आ गया था, अब रीस्टार्ट हो गया है. तो पहले 6 महीने का डेटा मेरे पास है, तो मैं कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा चला है कि पेशेंट्स ने हमें बहुत इसमें कोऑपरेशन दिया है. अपने
पसंद के हिसाब से उन्होंने जो भी पेमेंट्स दिए उसमें हमारा प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है, मतलब हम कोई लॉसेस ना लेते हुए, कोई भी हमारे जेब से पैसे ना डालते हुए ये प्रोजेक्ट चला पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज पेशेंट्स का हम पे विश्वास है. सो आई थिंक मेरे लिए दैट इज मोर देन इनफ. दैट इज इन शॉर्ट व्हाट प्रेरणा इज. अगर आप डिटेल्स चाहे तो प्लीज कॉन्टैक्ट आवर नंबर्स एंड यू कैन टॉक टू देम. That's really great initiative. Sir, last two questions. ये जो दवाइयाँ है, क्या ये स्टीरॉइड्स हैं? So, जैसे मैंने कहा, स्टेरॉइड्स एक कैटेगरी है दवाई की. मिथोट्रिक्सेट, लेफ्लुनामाइड, सल्फासालाजिन, हाइड्रोक्सीक्विन ये स्टेरॉइड्स नहीं है. बायोलॉजिक्स ये भी स्टेरॉइड्स नहीं है. स्टेरॉइड्स अलग अलग नाम से आते हैं. मैं कुछ ब्रांड नेम्स लेना चाहूंगा बिकॉज आपने शायद ये नाम सुने होंगे, जैसे कि ओमनाकॉर्टिल ये स्टेरॉइड है, डेवजा ये स्टेरॉइड है, एंजोकॉर्ट ये स्टेरॉइड है, मिथाइलप्रेड ये स्टेरॉइड है, प्रेडमेट ये स्टेरॉइड है. तो इनमें से कुछ अगर आपने नाम सुने हैं तो ये स्टेरॉइड की दवा है. और स्टेरॉइड्स के जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो अगर आप ले चुके हो तो आपको पता होंगे कि चेहरे पे सूजन आ जाना, पैरों पे सूजन आ जाना, बहुत बार वजन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ जाना, ये सारे स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. Thank you, sir. I'm getting really a lot of questions, but time limitation is there. So I think we can stretch it by 15 minutes because मैं काफी समय तक ले चुका हूँ. So if there are questions, please take them. I would be happy to answer. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, can you just put some light on psoriatic arthritis? Definitely. So psoriatic arthritis के symptoms rheumatoid arthritis से बहुत मिलते जुलते होते हैं. तो जो symptoms मैंने तब कहे वो सारे symptoms rheumatoid arthritis के psoriatic arthritis में भी होते हैं. फर्क क्या है? फर्क यह है कि psoriatic arthritis उन व्यक्तियों में होता है जिनको साथ में स्किन की एक बीमारी है जिसको psoriasis कहा जाता है. psoriasis ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत बार स्किन के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि बालों के एरिया में, हाथों पे, पैरों पे, बैक पे, कभी कभी पेट पे पैचेस आना शुरू हो जाते हैं जिसमें काफी खुजली मचती है. और ऐसे रेड और व्हाइट कलर के पैचेस आते हैं जिसमें खुजली होने के बाद स्केल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. अगर सोराइसिस किसी को है तो उसके साथ सोराइटिक आर्थराइटिस, मतलब वैसे ही सोराइसिस जैसी बीमारी जॉइंट्स के अंदर होना शुरू हो सकती है. इसमें रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी, ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आ जाते हैं, बट एएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ आता है. इसमें कुछ और तकलीफें भी हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ हाथों में होता है तो सोराइटिक आर्थराइटिस हाथों के साथ कमर में भी हो सकता है. इसकी ट्रीटमेंट्स काफी मिलती जुलती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, बट मिथोट्रिक्सेट ये दवाई इसकी सबसे मेन दवाई मानी जाती है. मिथोट्रिक्सेट ये दवाई सोराइटिक आर्थराइटिस के साथ साथ सोराइसिस पे भी काम करती है. साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस ऐसी दवाइयां कभी कभी यूज की जाती है, बट बायोलॉजिक्स में मैंने जब एक नाम आपने अगर देखा हो, मैं शायद वापस दिखाना चाहूंगा, तो बायोलॉजिक्स में एक बायोलॉजिक है, लास्ट वाला जो है सेकुकिनुमैब, और ये जो फर्स्ट वाला एंटी टीएनएफ, ये सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किए जा सकते हैं, बट सोराइटिक आर्थराइटिस में सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी यूज की जाती है. सो ये जो डिफरेंसेस हमारे लिए जरूरी है वो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए जरूरी है, बट बाकी सारी चीज जो मैंने रूमेटॉइड में कही वो सोराइटिक आर्थराइटिस को लगभग सारी की सारी एप्लीकेबल है. Okay, thank you so much, sir. A lot of appreciation messages. And sir, when will be the next session? Uh, and if we want to conduct such sessions for our senior citizens, whom to contact, and can you share your contact details? So if we want to take an appointment, we can take it. So I think जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके क्लिनिक के है, नंबर है, वहां से ही आप बात कर सकते हैं. फॉर एनी फर्दर थिंग्स यू कैन लीव अस मैसेजेस ओवर देयर. आई डोंट थिंक ये मैसेजेस हम पूरी तरह से आंसर कर पाएंगे, बट जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने शेयर किए थे, यू माइट शेयर द स्लाइड अगेन, एंड उस नंबर पे पेशेंट्स कैन सेंड देयर रिक्वेस्ट इफ दे वांट अस टू कंडक्ट मोर सेशंस, या आपके स्मॉल ग्रुप्स के साथ कोई सेशंस करना चाहे, या एक पर्टिकुलर बीमारी को लेके सेशन करना चाहे, जैसे सिर्फ रूमेटॉइड या सिर्फ सोराइटिस या सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सिर्फ गाउट, we can do that. So of course आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था because I wasn't sure, but the attendance was really good and I can see messages are also coming to give the recording. I think इसकी recording जरूर सबके लिए available रहेगी, but yeah, I think you can contact on that number. Okay, so one more question. Can a person who has a SPA or RA develop fibromyalgia? And there is a continuous question also. And why it is called an autoimmune disease? Okay. सो यस, फाइब्रोमायल्जिया ये भी एक टाइप की रोमैटिक बीमारी में ही आता है.
फाइब्रोमाइल्जिया एक डिफिकल्ट बीमारी है डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए, और ये बहुत पेशेंट्स को परेशान करती है। फाइब्रोमाइल्जिया की कॉमन सिम्टम्स है कि ओवर एंड अबव, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसपी या दूसरे टाइप के आर्थराइटिस के साथ ओवर एंड अबव पेशेंट्स को बहुत बार बैक पेन शुरू हो जाता है, जो अपर बैक में रहता है और मिड बैक में रहता है, लोअर बैक में नहीं, अपर और मिड बैक में। थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, बहुत हमेशा फटीग महसूस होता है, नींद सही से नहीं आती। खास बार बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि सुबह उठने के बाद आंखें जल रही है, सुबह उठने के बाद लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई, फ्रेश नहीं हुए, मूड ओवरऑल खराब रहता है। डिप्रेशन किसी किसी को हो सकता है, हर एक को हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट मूड लो रहना ये बहुत बार पार्ट होता है अलोंग विद फाइब्रोमाइल्जिया। बाउल डिस्टर्बेंसेस काफी बार कॉमनली उसके साथ आ जाते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट्स को लगातार मल्टीपल टाइम्स स्टूल पास करने के लिए लैट्रिन जाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, या कभी कभी तक कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है और कुछ दिनों तक कॉन्स्टिपेशन चलता रहता है। सो ये सारे कॉम्प्लेक्स को टुगेदर कहा जाता है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया अगर आपके डायग्नोसिस में कहा गया है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है, आपको एक्सरसाइजेस, डाइट में जो हमने चेंजेस कहे वो सारे करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, अपना वेट रिडक्शन करना जरूरी है कि लगभग 3% to 5% वेट लॉस करे अगर आप ओवरवेट हो तो। ऑफ कोर्स इफ यू आर अंडरवेट दैट डजंट अप्लाई, बट इफ यू आर ओवरवेट then yes you should try to get 3 to 5% weight reduction in the next few months। इन सारों के साथ कुछ दवाइयां भी इसमें हेल्पफुल रहती है। मैं कुछ दवाइयों के नाम लेना चाहूंगा जो हम कॉमनली यूज करते हैं। आपने इनके ब्रांड नेम सुने होंगे, मैं जेनरिक नाम लेना चाहूंगा, जैसे एमिट्रिप्टिलिन जो ट्रिप्टोमर नाम से अवेलेबल है, नॉर्ट्रिप्टिलिन जो नॉर्टिपैन या ऐसे नामों से अवेलेबल है, या ड्यूलॉक्सिटिन जो ड्यूजेला या डुलेन ऐसे नामों से अवेलेबल है, और भी नाम हो सकते हैं, बट ये सारे कंपाउंड जो है ये काफी बार इन बीमारियों में यूज किए जाते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की एक अच्छी बात भी है, अच्छी बात यह है कि ये बीमारी परेशान बहुत करती है बट नुकसान ज्यादा नहीं करती। ये क्या हुआ, मतलब पेशेंट्स को तकलीफ होती रहती है बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं होते। सो इन दैट सेंस फाइब्रोमाइल्जिया से बहुत डरने वाली बात नहीं है, बट इसके जो डेली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करता है उसके लिए सिर्फ दवाइयां नहीं, तो नॉन फार्माकोलॉजिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, डाइट चेंजेस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। You're on mute, Dr. Bhavin. I can't hear you. So sorry. So thank you so much. Now some quick questions. Does painkillers cause side effect like hair loss? Painkillers don't usually cause hair loss, but some other drugs that we use like methotrexate खास करके can cause hair loss। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो प्लीज असर्टेन कीजिए कि वो मिथोट्रिक्सेट से ही है, क्योंकि हो सकता है कि मिथोट्रिक्सेट से ना हो और आपकी बीमारी की वजह से हो, जैसे कि ल्यूपस में हो सकता है हेयर लॉस, सोराइसिस में हो सकता है हेयर लॉस। सो आपके डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या सच में आपकी दवाई से हेयर लॉस हो रहा है या बीमारी से हो रहा है या तीसरी कोई वजह है। आपकी हिस्ट्री लेके आपके डॉक्टर्स इस पे आपको एडवाइस कर सकते हैं। Sir, one more question. What is the role of uric acid in increasing joint pain? सो यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड ये गाउट बीमारी से ताल्लुक रखता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब नहीं कि आपको गाउट है। गाउट के अटैक्स आते हैं। गाउट का जो दर्द होता है ये यूजुअली पैर में होता है, ग्रेट टो जो कहते हैं हम, थंब जो है पैर का, उसके बेस पे होता है, ग्रेट टो के बेस पे होता है। ये दर्द अटैक के जैसा आता है, एक झटके में आएगा, वो जोड़ लाल हो जाएगा, एक दो दिन तक लाल रहेगा, खासकर रात के वक्त अटैक आएगा और फिर अपने आप चला भी जाएगा। ये अटैक जो आता है गाउट का, उस समय और उसके आसपास यूरिक एसिड फ्लक्चुएट कर रहा होता है। उन पेशेंट्स में यूरिक एसिड कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल या फेबुक्सोस्टैट नाम की दवाइयां दी जाती है और उनको वो दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है। उनको हम बहुत बार एडवाइस करते हैं कि पानी की इंटेक बढ़ाए, खाने में से प्रोटीन्स की मात्रा को रेगुलेट रखे, बंद ना करे बिल्कुल, बट बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक ना करे, डाइट से सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ना ले, बट एक बेसलाइन लेवल, अच्छी लेवल ऑफ प्रोटीन को मेंटेन रखे, बहुत ज्यादा ना ले और अपनी दवाइयों को रेगुलरली लेते रहे। बट अगर आपका डायग्नोसिस गाउट नहीं है तो यूरिक एसिड के पीछे ना दौड़े। रिमेंबर, यूरिक एसिड और चीजों का भी मार्कर होता है कि मोटापा, इसके वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, सोराइसिस, इसके वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, अगर किसी को डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके साथ साथ भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है। तो उसके कई और वजहें भी हो सकती है। सिर्फ यूरिक एसिड है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको गाउट है। ये डायग्नोसिस हिस्ट्री पे और आपको एग्जामिन करके किया जा सकता है। और अगर आपके डायग्नोसिस में गाउट नहीं लिखा, सो आई वुड से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, उसके दवाइयों के पीछे ना दौड़ें। Thank you so much, sir, for enlightening us. And
people are asking that can we get the recorded session, so I will see to it that I will Yes, this provide is them. going on YouTube right now also. Yes. So I think we can always provide it again. Okay. Sir, last question for the day. What are the tests available for gout? Test available for gout. There are 2 or 3 types of test available. One is blood में यूरिक एसिड देखा जा सकता है, बट यूरिक एसिड के रिपोर्ट को सिम्टम्स के साथ मैच करके देखना पड़ेगा कि गाउट है कि नहीं. सिर्फ यूरिक एसिड देख के गाउट नहीं डायग्नोस किया जाता है. यूरिक एसिड के साथ सिम्टम्स कंपैटिबल विद गाउट है कि नहीं. दूसरा, अगर अटैक हो रहा है तो उस समय जॉइंट के अंदर नीडल डाल के उसमें से जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट मतलब निकाला जा सकता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है कि क्या उस फ्लूइड के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं. ये कंफर्मेटरी टेस्ट है. अगर हम क्रिस्टल्स दिखा सके जॉइंट के अंदर तो वो कंफर्मेशन हो जाता है. आज कुछ टाइप के नए स्कैन्स भी आ चुके हैं जिनके बेसिस पे भी जब अटैक हो रहा है या उसके बाद भी डिपॉजिट्स ऑफ क्रिस्टल्स देखे जा सकते हैं. ये स्कैन्स एक्सपेंसिव है तो बहुत कॉमनली इनको नहीं यूज किया जा सकता, बट नाउ देयर आर स्कैन्स अवेलेबल बाय विच वी कैन ड्यूअल एनर्जी स्कैन्स किए जा सकते हैं जिसके साथ हम देख सकते हैं कि क्या क्रिस्टल डिपॉजिट्स है कि नहीं. सो अलग अलग टाइप के टेस्ट अवेलेबल है, बट आई वुड से टेस्ट आर सेकेंडरी. जो मैंने रूमेटोलॉजी में शुरुआत में भी कहा कि हमारे डायग्नोसिस क्लिनिकल है. आपकी हिस्ट्री सुन के आपको एग्जामिन करके ये डायग्नोसिस ज्यादा अच्छे से बनाया जा सकता है, कम कॉस्ट में बनाया जा सकता है rather than investigating a lot. So investigation secondary है, clinical diagnosis primary. So last one question. While having a job like 9 to 5, are we considered as disabled, and how to deal with it sometime when it pains? This is an SLE case. So see, this is a very important question. I would say कि अगर आपका जॉब बहुत स्ट्रेनफुल है, अगर आपके जॉब में आपको 9 to 5 बैठना है, then there are some things which I would say you need to take care of. This is a very good question. I would say कि for those of you who are working and have arthritis, which is a lot of you I know, these are the following things I think you should pay attention. इस पे आपको ध्यान देना चाहिए. One, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो प्लीज मेंटेन गुड एक्टिविटी लेवल्स बिटवीन द सिटिंग जॉब. हर आधे घंटे में 2 घंटे में जैसे भी है उठ के थोड़ा मूवमेंट करें. जॉब को छोड़ के अलावा भी आपकी लाइफ है, उस समय एक्सरसाइज जरूर प्लान करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें. 3, ठंड से ये बीमारी बहुत बार बढ़ती है, खास करके अगर आपका जॉब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में है और आप एसी के नीचे बैठे हो तो आपकी तकलीफ ज्यादा हो सकती है. अवॉइड डायरेक्ट फ्लो ऑफ एसी ऑन टू यू. थर्ड, अगर आपका आर्थराइटिस फ्लेयर अप कर रहा है, do not think only in terms of your job. I know there are pressures, but take adequate rest. आपका जॉइंट में पेन है तो ना आपका काम में मन लग रहा है, ना आप ठीक हो रहे हो, ना आप नो यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग. टेक रेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आपके जोड़ में दर्द है तो प्लीज टेक रेस्ट. फोर्थ, आपके जो अपॉइंटमेंट्स है उसको मिस ना करें. लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर जॉब दे ट्राई टू एडजस्ट एवरीथिंग एंड वो नहीं हो पाता तो अपॉइंटमेंट्स मिस हो जाते हैं डॉक्टर्स के साथ. तो आपके जो डॉक्टर्स है उनके कांटेक्ट में रहे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई नो, आई मीन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर कि मैं खुद ही डॉक्टर हूं और मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिस ना करें, बट दिस इज रियली, आई कैंट स्ट्रेस दिस एज एनी मोर कि अपॉइंटमेंट्स मिस करना पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. बिकॉज वो पीरियड आपके डॉक्टर्स ने प्लान किया रहता है कि उस ट्रीटमेंट में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी दवाइयों से. ये प्लानिंग का काम है, राइट. सो आपके डॉक्टर्स आपके पार्टनर्स हैं इन प्लानिंग योर ट्रीटमेंट्स. अगर उनके प्लान के आप बाहर हो तो देयर एबिलिटी टू हेल्प यू कम्स डाउन, राइट. ये सारी क्रॉनिक बीमारियों में है, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट डिसीज के लिए, कि टाइमली फॉलोअप्स बहुत जरूरी है. जॉब के वजह से उसको मिस ना करें, राइट. लास्ट थिंग, आज स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है विद कोविड, especially for working individuals. There is a lot of financial uncertainty going on. I am aware of that. We are all aware of that. साथ में जॉब्स कुछ लोगों के लूज हो रहे हैं, साथ में जो जॉब्स में है उनका काम बढ़ रहा है, and work from home has become very difficult. So please find some time for your mental health. Dr. Bhavin, I might just use this opportunity to tell you कि आप मेरे बाद जो स्पीकर लेंगे, try to get a psychiatrist to talk, because I really think कि there is a need for all of us to bring down our stress levels, especially those who are working and working women in that. Please bring down your stress levels, because उसके साथ आपका आगे जो future है, that is getting affected. The stress is not just damaging you today, it is damaging your tomorrow. So please work on your stress levels.
Thank you so much for such a wonderful session, sir. And there are a lot of appreciation messages that I'm receiving on behalf of patient. I would like to thank you once again, and Thank you. thank you all the participants for joining us on the Sunday morning. We were not expecting this much of participation, but it is a overwhelming response that we have got. So we would like to thank all of you for joining us, and I definitely assure you that next time onwards, I'll come with some better topics and good doctors once again, so that you get answers to all your questions. And for the health related questions, we are always there. You can contact us on 9167610190. That number I'll display it once again for you all, so please note it down. Whatever questions you have for sir or for me, you can get in touch with us through that particular number. Thanking you once again. Thank you all. Thank you, everyone, and I wish you all the good health. Goodbye and Jai Hind. Thank you, sir.